के साथ साथ 8. the training here is not easy. You will be pushed to your limits and then beyond them. अपनी एबिलिटीज को मास्टर करने के साथ साथ आप यहां बहुत कुछ सीखोगे. To fight, to strategize, and most importantly, to trust your team. Because out there, ये कहते हुए कमांडर मैक्स ने अर्थ के उस होलोग्राफिक मैप की तरफ पॉइंट किया, which showed red flares appearing in different locations in the world. out there are threats waiting to exploit your weaknesses. The eclipsed are growing bolder every day. वो वेल को अनलीश करना चाहते हैं. वेल एक एंशिएंट रिफ्ट है जिससे हमारे वर्ल्ड से बहुत से अलग डायमेंशंस को एक्सेस किया जा सकता है. अगर वो डार्क पावर्स वेल को अनलीश करने में सक्सेसफुल हो गए, वो बस इंडिया या एक दो कॉन्टिनेंट पर अटैक नहीं करेंगे. They'll destroy reality itself. What? मुझे तो लगा था उम्ब्रा ही हमारी सुपरनैचुरल कहानी का सुपर विलेन है, but it looks like उसकी तरह और भी बहुत है. पता नहीं क्यों उस मोमेंट पर मेरे पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगे. Subconsciously I raised my hand. Yes, Jay. And what happens if we fail? What happens if we are not ready? कमांडर मैक्स स्माइल करते हुए स्टेज के सामने आए और उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, Failure is not an option. पर अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है तो कमांडर मैक्स के एक चुटकी बजाते ही उस होलोग्राफ का इमेज बदल गया. पहले उसमें एक चलता हुआ नैनीताल दिखा और फिर एक बहुत ही डिलैपिडेटेड वर्जन अपीयर हुआ, हिमालयन हाई का. इमेजिन योर सिटी बर्निंग. अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस सबको किसी वॉर का कैजुअलिटी बनते हुए देखो. एक ऐसी वॉर जिसका वो कभी हिस्सा ही नहीं थे. The question isn't whether you are ready. It's whether you are willing to do what it takes to be ready. मैंने उन इमेजेस में छुपे पेन और डर को स्वॉलो करते हुए नोट किया. आप सब यहाँ हो क्योंकि you have been chosen. आप सब में पोटेंशियल है to become greater than yourself. पर एफर्ट के बिना पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं. इसीलिए कल से आप सब ऐसे चैलेंजेस फेस करेंगे that will test your body, mind and soul. Some of you will thrive, some of you will break. Only the best will stay. I guess मेरे ग्रेजुएट होने के सपने को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया था. इतने क्रेजी टेस्ट और चैलेंजेस के बीच अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंटिन्यू करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था बॉस. आप में से जो पूरी ट्रेनिंग के बाद भी यहाँ टिके रहेंगे, उन्हें हमारी एलीट फोर्स को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा. It's a force unlike anything this world has ever known. Welcome to the Arcanum. आप सबके लिए डाइनिंग लाउंज में एक वेलकम लंच ऑर्गेनाइज किया गया है. प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स और ध्यान रहे, यहाँ किसी से दोस्ती करने की कोशिश मत करना. यू आर ऑल बाय योरसेल्फ until your training is over. स्टेज के पीछे का होलोग्राम फेड हो गया. मैं थोड़ा शॉक्ड और ओवरवेल्म्ड तो था ही, पर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अगर मैं उन कुछ चोजन वंस में से था जो द आर्कानम के एलीट फोर्स को ज्वाइन करने के लिए पूरे कंट्री से चुने गए थे, तो मतलब मुझ में कुछ तो खास बात थी. डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के अलावा मे बी माई लाइफ पर्पस वाज बिगर देन आई थॉट इट वुड बी. डाइनिंग लाउंज में एक गोल्डन मिनिएचर ट्रेन एक बहुत ही बड़े से ओवल शेप्ड ग्लॉसी टेबल पर कंटिन्यूअसली चक्कर मार रहा था और उसके ऊपर रखे हुए थे ब्लडी स्टेक्स, मीट बॉल्स, सैलेड्स और भी न जाने क्या क्या. हम सब की असाइंड सीट्स पर हमारे नेम प्लेट्स ग्लो कर रहे थे. पूरे दिन की भसड़ के बाद भूख तो सॉलिड लगी थी यार. तो एक भूखे मॉन्स्टर की तरह मैं एक ब्लडी नटी शेक और एक वेज बर्गर ठूस रहा था जब वो मेरे पास आके बैठी. लगता है तुमने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया. ये लो, ये hummus बोल ट्राई करो. इट्स डेलिश एंड अ ग्रेट वेज प्रोटीन सोर्स टू. अपना खाना इंटेंसली चबाते हुए मैंने उसे एक लुक दिया. पता नहीं उसे ये क्यों लग रहा था कि आई वाज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर. आई एम पिया बाय द वे. हम सुबह कॉरिडोर में मिले थे. आई नो कमांडर मैक्स ने दोस्त बनाने से मना किया है, पर बात तो कर ही सकते हो. आवर सुपरनैचुरल वर्ल्ड इज अ लोनली प्लेस. यहाँ अक्सर लोगों की कंपनी या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. एंड आफ्टर एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू. एक सेकंड. व्हाट एग्जैक्टली हैव आई बीन थ्रू? और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कैसे पता? I'm a witch. Actually, I belong to a very rare kind of witches known as Scriberts.
हम अपनी पावर्स के जरिए किसी भी इंसान के पास्ट और प्रेजेंट को देख सकते हैं। बस कोई छोटे से कनेक्शन या विजुअल क्लू की जरूरत होती है। एंड इट्स लाइक देयर लाइफ प्लेज आउट इन अ माइंड, लाइक अ मूवी। मेरे आईब्रोज अपने आप रेज हो गए। क्राई वॉर्ड्स, ये टर्म तो मैंने कभी भी नहीं सुना था, और विचेस के साथ तो मेरा बहुत गहरा कनेक्शन था यार, वो भी हिमालयन हाई की सबसे नर्डी विच के साथ। ऐसा कुछ सच में होता तो रिया मुझे कभी ना कभी तो जरूर बताती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मेरा टेस्ट ले रही थी। सो आई डिसाइडेड टू प्ले अलोंग। ओह रियली? तो फिर बताइए पिया द स्क्राई वॉर्ड, मेरे बारे में क्या पता चला? गो अहेड, अमेज मी। पिया अपने प्लेट से एक मशरूम के साथ कुछ और घास फूस उठाते हुए मुस्कुराई। उसकी आंखें एक मोमेंट के लिए लाइटली ग्लो करने लगी। पता नहीं क्यों, पर उस टाइम मेरा हार्ट थोड़ा फास्ट बीट होने लगा। ये सब क्या हो रहा था? Was she really reading me? मुझे देखते हुए उसने कहा, You are a direct descendant, बट तुम्हारी जर्नी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी जितनी बाकियों के लिए होती है। तुम्हारे अंदर की एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें ऑफन ये समझ नहीं आता कि तुम करना क्या चाहते हो और क्या तुम्हारे लिए सही है। I just want to say one thing, जय, don't be so hard on yourself। तुमने अपनी एज के लोगों से ज्यादा देखा है जय। एक पेरेंट को खोना वो इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। तुम्हारे डैड ने अपनी जान दी थी तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए। वो तब की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। ऐसे लीगेसी के साथ जीना इजी नहीं होता। उसकी बातें सुन के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। Was she a stalker? तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम मेरी लाइफ स्टॉक कर रही हो? मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है। देखो, when a girl was obsessed with me, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ना मैं सिंगल हूँ और ना ही मैं तुम में या किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? तुम स्ट्रेट नहीं हो। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी एनर्जी से पता चल रहा है कि तुम पूरी तरह सिंगल हो। बट रिलैक्स, आई एम नॉट हिटिंग ऑन यू। वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। आई एम नॉट अ स्टॉकर। मैंने कहा ना, आई एम अ स्क्रीवर्ड। जब मैं किसी इंसान को देखती हूँ तो उनकी एनर्जी मुझे उनके लाइफ के फ्रैगमेंट्स दिखाती है। अभी मुझे वो दिखा जो टॉपिक तुम कभी डिस्कस नहीं करते। और तुम्हें एक सीक्रेट और बताऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यूरियोसिटी की वजह से इंट्रीग्ड था या अंदर ही अंदर फुल ऑन फ्रीक आउट कर रहा था मैं। पर मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया। क्या? टेल मी। मुझे तुम्हारी एनर्जी में एक शैडो दिखती है। तुम किसी की डेथ के बारे में बार बार सोचते रहते हो। एंड गिल्ट, तुम बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हो इस वक्त उनके बारे में सोचकर। आई थिंक इट्स नॉट योर डैड। उसकी बातों से मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। एक तो मुझे पता था कि वो ठीक ही कह रही थी, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मेरी इतनी पर्सनल डिटेल्स और इनसिक्योरिटीज को इतना कैजुअली डिस्कस करे, वो भी सबके सामने। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड आई सेड, ऑलराइट, फाइन, यू मेड योर पॉइंट। तुम स्क्राई वॉर्ड हो या साइकिक या जो भी, पर सीरियसली तुम्हें ऐसे रैंडम लोगों की चीजें ओपनली डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मैं रैंडमली किसी के बारे में कुछ नहीं देख सकती। तुम्हारे बारे में मुझे ये सब नेचुरली दिखा क्योंकि तुम स्पेशल हो। डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग होती है एंड मेरे लिए उसे ब्लॉक करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुमसे बात करने आई। मैंने देखा है तुम्हारे अंदर कुछ यूनिक। यू इंट्रिग मी एंड यू अनॉय मी। ना मुझे तुमसे बात करनी है और ना ही मेरे बारे में सबके सामने तुम्हारे साथ कोई गेसिंग गेम खेलना है। प्लीज मेरी लाइफ में झांकना बंद करो। उस स्टूपिड लड़की की बातें सुनने के बाद मेरी पूरी भूख मिट चुकी थी, इसलिए मैं वहां से उठकर अपने रूम की ओर वापस नोवा विंग चला गया। रूम में वापस आते ही मैं अपने बेड पर धंस गया। आई टुक अ डीप ब्रेथ बट माय माइंड वाज स्टिल फीलिंग रेस्टलेस। पिया के वर्ड्स मेरे अंदर एक अजीब सा स्टॉर्म क्रिएट कर रहे थे। मैं अपने रूम के विंडो के पास गया और बाहर के व्यू को देखने लगा। नोवा विंग का व्यू सुपर स्टनिंग था। दूर समुंदर में मूनलाइट ऐसे चमक रही थी जैसे वहां अंडर वाटर कोई खजाना हो, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। मून को देखकर मुझे हमेशा से रिया की याद आती है। पता नहीं वो क्या कर रही होगी। एंड सडनली a holographic message popped up in front of me. Training schedule updated. Mission simulation begins tomorrow at 0600 hours. Holographic मैसेज को देखते ही मैं एकदम स्टिल हो गया। उसकी लाइट मेरी आंखों में चमक रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों that Pia girl was still bothering me in my head. मैंने फिर से विंडो के बाहर देखने की कोशिश की।
मूनलिट सी का सुकून अब एक स्टॉर्म के पहले वाली ईरी काम फीलिंग में बदल चुका था। कुछ तो अजीब होने वाला था। तभी एआई असिस्टेंट की वॉइस मेरे रूम में फिर से गूंज उठी। Alert! Unauthorized breach detected near Nova wing perimeter. मेरी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। मैंने जल्दी से बाहर की तरफ देखा और शैडोज में मुझे एक फेंट ग्लोइंग फिगर दिखा। वो एकदम अननेचुरल तरीके से मूव कर रहा था और तब मुझे समझ आया that it was coming straight for my room. Alert! Unauthorized breach detected near Nova wing perimeter. मेरी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। मैंने जल्दी से बाहर की तरफ देखा और शैडोज में मुझे एक फेंट ग्लोइंग फिगर दिखा। वो अननेचुरल तरीके से मूव कर रहा था और तब मुझे समझ आया इट वॉज कमिंग स्ट्रेट फॉर माई रूम। मैं तुरंत अपनी चेयर से उठा और मैंने अपने रूम के मेन कंसोल पर सिस्टम लॉकडाउन को एक्टिवेट कर दिया। जब मैं टाइम लूप में स्टक था तब मैंने अपने रूम और द आर्कानम इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के काफी सारे डिटेल्स मेंटली नोट कर लिए थे। दिस लॉकडाउन फीचर वाज वन ऑफ देम। Lockdown initiated. All entries and exits sealed. तुरंत कुछ मेटल शटर्स नीचे आ गए और मेरा रूम एक सिक्योर केज जैसा बन गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि वो ग्लोइंग फिगर क्या था और वो इस ऑड टाइम पर मेरे रूम में क्यों आ रहा था। Had I trapped him out or was I the one who was trapped in? तभी एक हेवी थर्ड की आवाज आई। वो ग्लोइंग फिगर मेरे डोर के बाहर था, बट आई वाज श्योर कि वो मेटल शटर्स को तोड़कर तो अंदर नहीं आ सकता। और तभी कुछ काफी अनएक्सपेक्टेड हुआ। The metal shutters on my windows started melting. What the fuck? उस अजीब से ग्लोइंग फिगर के हाथों में एक ब्राइट ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही थी, जैसे कोई एनर्जी सोर्स हो, और उसी से उसने विदिन अ सेकेंड मेरे सिक्योरिटी शटर्स को डिसॉल्व कर दिया था। फाइनली वो ग्लोइंग फिगर मेरे बिल्कुल सामने था, ह्यूमन लाइक ही वाज ग्लिचिंग। वो धीरे धीरे मेरे रूम के अंदर आने लगा। उसकी ग्लोइंग बॉडी का आउटलाइन द आर्कानम के बाकी होलोग्राम जैसा नहीं था, बट देयर वाज समथिंग वेरी रियल अबाउट इट। ही वाज सो सॉलिड एंड ही फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन। और उसका फेस किसी ब्रोकन स्क्रीन की तरह डिस्टॉर्ट होता जा रहा था। ऑलमोस्ट हर सेकंड उसकी बॉडी की शेप चेंज हो रही थी। अभी ये क्या नया आइटम था यार, मुझसे रहा ही नहीं गया। Who are you? I mean, what are you? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक जगह खड़ा रहा, मुझे ऑब्जर्व करता रहा। After everything I've been through in the last few weeks, मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन उसका प्रेजेंस मुझे बॉदर बहुत कर रहा था। It felt heavy, as if मेरे रूम में कोई मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रही हूँ। मेरे नर्व्स कुछ इची और टिंगली सा फील कर रहे थे। फिर एकदम से उस आइटम ने अपने हाथ उठाए और अपने वियर्ड ग्रीन लेजर से मेरे डेस्क को 3 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए बॉस। मेरे तो फट के 4 नहीं 400 हो गए बॉस। I took a deep breath. Panic wasn't going to help. I needed to stay calm, alert, and I needed to deactivate that thing, whatever it was. मैं फाइनली इतना तो समझ चुका था कि ये मेरा सेकंड चैलेंज था, डिजाइन बाय द आर्कानम। लगता है वो मेरे जैसी नन्ही सी जान को एक रात की चैन की नींद भी नहीं देना चाहते थे। वो फिगर मुझे डायरेक्टली देख रहा था। It had burnt my desk in a jiffy, but it had not hurt me even one bit. ये एक स्ट्रैटेजिक मूव थी। शायद वो मुझे एनालाइज कर रहा था या इंटिमिडेट कर रहा था। मैं उसकी मूवमेंट्स को देखकर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा था कि वो कब और कैसे अटैक करेगा। I had no option but to play defense, because I had no clue how to attack this glowing glitchy monster. फिर एक मोमेंट आया जब वो स्लाइटली अपने राइट साइड की तरफ मूव होने लगा। यही मेरा चांस था और मैंने इस पे डांस किया। मैं तुरंत अपने स्पॉट से भागा और मैं अपनी इमरजेंसी कंसोल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उस ग्लोइंग फिगर ने मुझे देखकर एक शार्प हाई पिच साउंड क्रिएट करना शुरू कर दिया। वो सुनकर मेरे ईयर्स ऑलमोस्ट ब्लॉक से हो गए थे और मेरे कानों में हल्का दर्द भी हो रहा था। फर्स्ट माई नर्व्स, नाउ माई ईयर्स। वो मुझे बिना टच किए इतना ज्यादा फिजिकली हार्म कैसे कर रहा था? हाउ डिड ही डू दैट? मैं अपने हाथ से अपने ईयर्स कवर करते हुए कंसोल की तरफ लड़खड़ाते हुए पहुंचा। उस नॉइस की वजह से मेरा बैलेंस भी लूज हो रहा था, पर मुझे अपनी स्पीड मेंटेन करनी थी। हर स्टेप एक स्ट्रगल बन गया था, जैसे रूम का प्रेशर सडनली बढ़ गया हो। मेरा फोकस अब सिर्फ एक चीज पर था, उस ईएमपी डिवाइस को एक्टिवेट करने पर, जो मेरे इमरजेंसी कंसोल में था। ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस।
एक ऐसा टूल जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और एनर्जी बेस्ड एंटिटीज को डिस्टर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये डिवाइस एक पावरफुल एनर्जी सर्ज क्रिएट करता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मैंने कंसोल पर अपना हाथ रखा और पासकोड टाइप करने की कोशिश की, पर वो ग्लोइंग फिगर मेरी तरफ आने लगा। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो चुका हूँ, शायद मैं अपने टेस्ट की तरह जलकर डिस्ट्रॉय होने वाला हूँ। But then I hit the final command and the screen flashed blue. मैं अपना EMP डिवाइस सक्सेसफुली एक्टिवेट कर चुका था। रूम के अंदर एक लाउड हम स्टार्ट हो गया, जैसे कोई मशीन चार्ज हो रही हो। वो फिगर डायरेक्टली मेरी तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब और भी फास्ट स्पीड से। मैं उससे सिर्फ 1 सेकंड दूर था जब EMP फायर हुआ। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट ने मेरे रूम को चारों तरफ से घेर लिया और साथ ही एक डेफनिंग बूम की आवाज आई। वो फिगर सडनली वहीं रुक गया। उसकी ग्लिचिंग बॉडी आउटलाइन अनस्टेबल सी लगने लगी। वो अपने हाथ मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब वो अटैक नहीं कर पा रहा था। दैट लेजर टाइप थिंगी वाज नॉट वर्किंग एनीमोर। और फिर वो फिगर अपने आप धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगा। उसका ग्लो फेड हो रहा था, एज इफ वो किसी और ही डायमेंशन में जा रहा हो। देन वो गायब हो गया और मेरा रूम एकदम साइलेंट हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहीं फ्लोर पर बैठ गया और एक लंबी सांस ली, और तब सिर्फ एक ही थॉट मेरे दिमाग में आया, एंड दैट थॉट वाज, ये क्या था यार? एज गीते के बेबो एंड जवी मेट सेज, बस बाबा जी इस रात में और कोई एक्साइटमेंट मत देना, बोरिंग बना दो बाबा जी अब इस रात को। दैट नाइट आई पास्ड आउट ऑन द फ्लोर। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग लाउंज पहुंचा तो देखा बाकी पोटेंशियल रिक्रूट्स वहां ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और ठीक मेरी तरह सबके फेसेस पे 12 बजे हुए थे। क्लियरली सेकंड चैलेंज और लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट ने सबकी हालत टाइट कर दी थी। हाँ, आई मीन हम सुपरनैचुरल बीइंग्स जरूर थे, बट इवन वी नीडेड आवर टाइम टू रिलैक्स। इस रेट पे तो आर्कानम को एक भी रिक्रूट मिलने नहीं वाला था हमारी बैच से। गॉड, नॉट यू अगेन। डोंट वरी, आई कम इन पीस। मैं कल के लिए तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती थी। अरे यू नो व्हाट, नो वरीज। शायद मैंने ही थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था। आई एम सॉरी टू। यू नो, आई एम जस्ट अ प्राइवेट पर्सन। मुझे अपने आई अंडरस्टैंड। अब से मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, ओके? ओके। पर हम अपने क्रेजी चैलेंजेस तो डिस्कस कर ही सकते हैं। फक, उसके बारे में तो बिल्कुल याद मत दिलाओ यार। कल तुमने मुझे अपनी लाइफ में झांकने से मना किया, पर उसे अपने रूम में एंट्री दे दी। 1 मिनट, एंट्री कहाँ दी बॉस? वो तो मेरे लॉकडाउन शटर्स को 1 सेकंड में उड़ाकर अंदर आ गया। What the fuck was that? Oh, you don't know? No. That was a Luminoid, The Arcanum का एक रोग एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट जो एक्सपेरिमेंटल एआई और एनर्जी सिस्टम्स के मैलफंक्शन का रिजल्ट था। ये एंटिटी अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज करके हर मोमेंट इवॉल्व होती है, डिजाइन टू टेस्ट आवर इंस्टिंक्ट्स एंड रेजिलियंस इन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस। इट्स अ हाइब्रिड एंटिटी, हाफ एनर्जी हाफ रियल। वो ओके, पर वो मुझे फिजिकली कैसे इम्पैक्ट कर रहा था? लाइक इट मेड माय नर्व्स ट्विच, और उसकी शरीक से मेरे कान भी दुख रहे थे यार। ओह दैट, वो ल्यूमिनॉइड अपनी बॉडी से लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा था, जो तुम्हारे नर्व्स और सेंसरी सिस्टम्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही थी। ये वेव्स एक डिसोरिएंटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ईयर्स ब्लॉक हो गए और नर्व्स टिंगली फील कर रहे थे। ये सेंसरी ओवरलोड इंटेंशनली डिजाइन था ताकि हम मेंटली और फिजिकली ऑफ बैलेंस हो जाएं। पर मैं एक वैम्पायर हूँ, कोई साइंटिस्ट या फिजिशियन नहीं। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट मी टू? Weren't you enrolled in an engineering course? The Arcanum doesn't choose some random dumb fucks just because they're supernaturals. They take note of intelligence, presence of mind, knowledge, ability to act quickly, और भी बहुत कुछ। वाओ, द आर्कानम के बारे में तुम्हें काफी कुछ पता है। Of course, मुझे सिर्फ एक पोटेंशियल रिक्रूट नहीं, एक ऑफिशियल कैडेट बनना है। पर वो तो जो भी आए हैं उन सबको बनना है ना। हो सकता है, पर मेरे लिए ये कोई जस्ट फॉर थ्रिल्स एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर मी इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्या मतलब? Didn't we just discuss कि हम अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे? वी डिसाइडेड कि हम मेरी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, वेरी फनी। एनीवे, जस्ट ये याद रखना कि द आर्कानम के चैलेंजेस रैंडम नहीं होते। हर एक चीज हमारे पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए है। ग्रेट, मतलब आगे और भी ज्यादा फन होने वाला है। एब्सोल्युटली। बाय द वे, अब तो तुम उस ल्यूमिनाइट का ट्रॉमा प्रोसेस करके मूव ऑन कर पाओगे, राइट?
हाँ हाँ टोटली, अगली बार आएगा ना तो चाय के साथ वेलकम करूंगा। मेक श्योर कि चाय स्ट्रांग हो, कहीं उसकी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स फिर से तुम्हारे नर्व्स को टिंगल ना करवा दे। तुम्हें मेरा लेग पुल करना बहुत अच्छा लगता है क्या? ऑफ कोर्स, लाइफ इतनी बोरिंग क्यों बनानी बॉस, especially when we are trapped in the Arcanum circus. That's actually true. मैं बहुत दिनों बाद somehow खुलकर हंस पा रहा था, पता नहीं क्यों, पर पिया से बात करके मुझे अचानक थोड़ा लाइट सा फील हो रहा था। Apart from their rhyming names and both of them being from the witch community, I think they had a few more things in common. रिया और पिया मेरी लाइफ में हमेशा इतने फिल्मी ट्विस्ट कैसे आ जाते हैं? Excuse me guys, is this seat taken? साले तू यहाँ कैसे? What the fuck bro? मैं बहुत दिनों बाद somehow खुलकर हंस पा रहा था, पता नहीं क्यों, पर पिया से बात करके मुझे अचानक थोड़ा लाइट सा फील हो रहा था। Apart from rhyming names and both being from the witch community, I guess रिया और पिया में काफी कुछ चीजें कॉमन थी। मेरी लाइफ में हमेशा इतने फिल्मी ट्विस्ट कैसे आ जाते हैं यार? Excuse me guys, is this seat taken? साले तू यहाँ कैसे? What the fuck bro? Shh, you have to pretend that you don't know me. You've just joined right? चलो मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट प्रेमाइस की टूर करवा लाता हूँ। नहीं, वो तो मैं अपने रोबोट गाइड के साथ ऑलरेडी। Fuck God, let's go. अब बता ये सब हुआ कैसे? ब्रो, तुझे बिलीव ही नहीं होगा मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ट्रस्ट मी ब्रो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नहीं बिलीव कर सकता। Listen then. So you know right that हिमालयन हाई के सारे स्टूडेंट्स सुपरनैचुरल लेगेसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। It's just that उनमें से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स अपने 18th बर्थडे पे ट्रांसफॉर्म होते हैं, और जो नहीं होते हैं they go on to live a regular human life. उन्हें सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। मैं भी उनमें से ही एक था। I didn't transform on my 18th birthday. और हिमालयन हाई में मैं एक सीधा सादा नूब ह्यूमन था। अरे ये सब मुझे ऑलरेडी पता है भाई, सीधा पॉइंट पे आएगा। तू सुनेगा कि मैं जाऊं? वाओ एटीट्यूड, ये क्रिश तो मेरे लिए नया है। ओके ओके चल कंटिन्यू कर। हाँ, तो मैं एक रेगुलर सा डूड था, एंड यू नो हाउ माय डैड वाज, राइट? वो हमेशा मुझसे डिसअपॉइंटेड ही रहते थे। ब्रो, टर्न्स आउट मेरे डैड एक फुल ऑन अल्फा टाइप वेयरवुल्फ हैं। व्हाट? मिस्टर प्रखर, योर बिलियनेयर बिजनेस टाइकून डैड इज अ फकिंग वेयरवुल्फ? नो फकिंग वे ब्रो। हाँ, इसीलिए वो माँ और मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डील विद। एनीवे, तो इट सीम्स जब मेरा 18th बर्थडे आया और मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, बस तभी से उनका मुझ पर डिसअपॉइंट स्काई रॉकेट कर गया, क्योंकि उनका इकलौता सन उनकी सुपरनैचुरल लेगेसी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। आई मीन इट्स हिज जीन पूल दैट्स फॉल्टी, पर फिर भी वो मुझसे नाराज थे। ओके राइट, पर फिर जब प्रिंसिपल नरेन ने उनको कॉल करके ये बताया कि मैं मर गया था और तूने मुझे वैम्पायर बना दिया टू सेव माय लाइफ, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? गेस कर। डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि तू वेयरवुल्फ नहीं बना। एग्जैक्टली, ही वाज लाइक, आउट ऑफ ऑल द सुपरनैचुरल्स इसे वैम्पायर ही बनना था। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि समवन हैड किल्ड हिज सन। उन्हें इस बात की खुशी भी नहीं हुई दैट यू सेव्ड माय लाइफ, पर वो इस बात पर इरिटेटेड थे कि व्हाई अ वैम्पायर। कैन यू इमेजिन? दैट मैन इज जस्ट। डोंट टॉक अबाउट योर डैड लाइक दैट ब्रो। आई नो तेरे लिए सेंटी टॉपिक है, बट ट्रस्ट मी, मेरे डैड ना भी होते तो। अरे शट अप, अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर। सो नथिंग, वो पहले अपसेट हुए, बट फिर अचानक उन्हें इस बात की खुशी हुई कि एटलीस्ट अब मैं सुपरनैचुरल तो हूँ। एंड देन जस्ट लाइक मोस्ट बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने जैक लगाया अपने बेटे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में डालने के लिए। हाँ? ये कैसे किया? सुपरनैचुरल वर्ल्ड में भी एलिटिज्म तो है बॉस। यार, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डैड का कनेक्शन निकला दी आर्केनम के साथ। अपेरेंटली वो एक बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। कुछ सीक्रेट डील हुई थी उनकी सुपरनैचुरल काउंसिल के साथ, और अब उन्हीं टाइज का फायदा उठा के उन्होंने मुझे यहाँ डाल दिया। Even the supernaturals need funds, you know. वाओ यार, ये तो क्रेजी हो गया। हाँ ब्रो, तो जब मुझे रिया से ये पता चला कि तू यहाँ है, I told dad that I want in, and here I am, VIP entry straight up. पर टाइम लूप और लूमिनॉइड? हाँ, ये कौन सी साइफाई मूवीज के नाम है? अरे आई एम सीरियस, द आर्कानम के फर्स्ट 2 challenges टाइम लूप और फिर दैट क्रेजी लूमिनॉइड, तूने वो कैसे क्रैक किए? What challenges? मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है। Doesn't the training begin today?
हाँ, ट्रेनिंग तो आज से शुरू हो रही है, पर हम कब से अपनी गांड घिसा रहे हैं विद द आर्कानम सरप्राइज रूथलेस डेडली चैलेंजेस। ट्रस्ट मी, अब तक सिर्फ 2 ही टेस्ट हुए हैं और उसी ने हमारी फुल्ली ले ली है यार। और तू आज डायरेक्ट यहाँ टपका है बिकॉज़ योर डैड्स फिल्थी फकिंग रिच। You moron, aren't you happy to see me? तू कहे तो मैं वापस चला जाता हूँ। वैसे भी I like hills more than the sea, और मुझे ऑलरेडी हिमालयन हाइक का फोमो हो रहा है। Shut up and give me a hug now. That's like my boy. सच में तुझे आइडिया भी नहीं है how happy I am to see you bro. Me too. काश अहान भी यहाँ आ पाता, हम 3 मस्केटियर्स फिर से एक हो पाते। नहीं यार, अब में से एक को तो नॉर्मल लाइफ जीने दे। हाँ, वो भी है। वैसे फिलहाल अहान एक नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रहा, वो फुल देव डी मोड में जा चुका है, फुल नशे मैक्स। Why? What happened? जो कुछ भी तेरे साथ हुआ एंड सीइंग यू गो, इट ऑब्वियसली टुक अ टोल ऑन हिम। प्लस परोमा ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। पर वो तो उसके प्यार में पागल थी ना। वो तो तू भी था फॉर रिया, फिर आने से पहले ब्रेकअप क्यों किया? Attention all potential recruits. The first training session for the new entrants at the Arcanum begins sharp at 10 a.m. at the vaulted hall in the Nexus chamber. Be there or leave the premises. Please note, late attendees won't be allowed inside. Fuck, तेरे चक्कर में साले ब्रेकफास्ट ब्लड मिस कर दिया मैंने। अब ट्रेनिंग के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से लाऊंगा? Why fear when superhero Krish is here? Catch! क्रिश ने मुझे एक एंटी थर्स्ट गमीज का बॉक्स दिया और मैंने तुरंत 2 गटका लिए। Then we headed back to our rooms to quickly change into our training gear. हम सबके लिए स्टाफ ने यूनिफॉर्म्ड सुपर स्ट्रेची ब्लैक ट्रैक सूट्स भेजे हुए थे, लेकिन क्रिश का रूम नोवा विंग में नहीं था। He was allotted a suite in Vanguard wing. हम दोनों रेडी होकर कॉमन कॉरिडोर में मिले और साथ में नेक्सस चेंबर पहुंच गए फॉर द ट्रेनिंग। वहां पहुंचते ही पिया ने मेरी तरफ एक्साइटेडली वेव किया और मैंने भी उसे एक छोटा सा स्माइल दिया। ये देखकर क्रिश ने मुझे ऐसा लुक दिया एज इफ मैंने पिया को स्माइल नहीं बट लैप डांस दे दिया हो यार। Welcome to your first training, everyone. Before we begin, let me quickly introduce you to all the 6 communities present here. आज हमारे साथ यहाँ पर 6 supernatural communities के potential recruits present हैं. Vampires, werewolves, witches, ethereals, celestials and timekeepers. अब ये celestials और timekeepers कौन है? सेलेस्टियल्स वो बीइंग हैं जो डिवाइन फोर्स को साथ बॉन्डेड रखते हैं। उनकी पावर लाइट और कॉस्मोस से आती है, एनर्जी ब्लास्ट से लेकर लाइट मैनिपुलेशन तक। दे हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स यार। वो कभी-कभी पास्ट और फ्यूचर की ग्लिम्पसेस भी देख सकते हैं और करप्ट सेलेस्टियल्स को फॉलन कहते हैं एंड दे आर क्वाइट स्कैरी। वैसे दैट्स ऑल आई रिमेंबर। और टाइम कीपर्स? ये तो मुझे भी नहीं पता यार। पिया जो मेरे पास ही खड़ी थी उसने कहा, स्टूडेंट्स जो टाइम को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, चाहे वो टाइम को पॉज करना हो या स्लो करना हो या फास्ट फॉरवर्ड, उन्हें एक ऐसा मैजिक आता है जो विचेस परफॉर्म नहीं कर सकते। टेम्पोरल इल्यूजन, a type of magic that manipulates time, allowing the user to control the flow of events, potentially by speeding up, slowing down, or even reversing time itself. Now that you've gotten a taste of who you will be training alongside, it's time to get down to business. Today's focus, control. एक आर्केनम एजेंट के लिए सेल्फ कंट्रोल उसके बाकी सारी स्किल्स और स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फाइनल रिक्रूट्स वर्ल्ड के किसी भी कोने में कभी भी पोस्ट हो सकते हैं और उनका सिर्फ एक ही मिशन है, सुपरनैचुरल डार्कनेस से रियल वर्ल्ड को सेफ रखना। पर यह तभी पॉसिबल होगा इफ यू नो हाउ टू ब्लेंड इन। पर आपके साथ किसी और कम्युनिटी से भी कोई पोस्ट हो सकता है एंड वर्किंग इन सिंक विल ओनली बी पॉसिबल अगर आप अपने प्राइमरी अर्जेस को कंट्रोल कर सको। बट सर, aren't we all already in sync? हम साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे, हम अभी साथ ट्रेन भी करने वाले हैं। हाँ, तुम में से कुछ लोगों को 1 मिनट पहले तक यह भी नहीं पता था कि टाइम कीपर्स कौन है। सो नो, यू ऑल आर नॉट इन सिंक एंड आई विल प्रूव टू यू हाउ। ये कहते ही उन्होंने असिस्टेंट रोबोट को एक नॉड किया और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। द रूम्स टेम्परेचर ड्रॉप्ड इंस्टेंटली। वो टॉल रोबोट एक कोने में खड़ी लड़की की तरफ मूव होने लगा। हर फेस हैड फ्रोजन इन कंफ्यूजन। इनफैक्ट हम सब भी कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा था। एंड बिफोर एनीवन कुड रिएक्ट, द रोबोट रेज्ड इट्स हैंड एंड उसके रिस्ट से एक शार्प मेटल ब्लेड अपीयर होने लगा। तुम्हारा कंट्रोल टेस्ट अब शुरू होता है। In one swift motion, the robot slashed that girl's neck और उसके गर्दन से ब्लड स्प्लैटर होने लगा। वो बेचारी पेन से कांपने लगी।
हम सारे पोटेंशियल रिक्रूट्स स्पेशली क्रिश काफी शॉक थे, बट द केओस डिडंट स्टॉप देयर। कुछ 3-4 वैम्पायर्स तो ट्रांसफॉर्म होने लगे और उनके फैंग्स भी बाहर आने लगे। थैंकफुली बिकॉज़ ऑफ वीर्स हार्डकोर ट्रेनिंग एंड क्रिश के दिए हुए एंटी थर्स्ट गमीज, आई वाज फाइन। कंट्रोल, तुम सबका अपने इंस्टिंक्ट्स पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। ये सुनते हुए भी उन चारों में से एक वैम्पायर ने उस इंजर्ड लड़की की तरफ जंप कर दिया। His eyes were glowing with hunger, पर इससे पहले कि वो अपने फैंग्स उस बेचारी की नेक पर सिंक करता, a loud crash echoed across the room. अगर तुम अपने अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हारा ये टेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा। सडनली ट्रेनिंग वर्ल्ड के बाहर से किसी ने बहुत सारा फ्रेश रॉ मीट हॉल के ठीक सेंटर में थ्रो कर दिया। द मीट वाज स्टिल ड्रिपिंग विद ब्लड। बस और क्या था? द स्मेल फिल्ड द एयर, मेकिंग एवरी वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ इन द रूम स्नॉल विद डिजायर। जितने भी वेयरवुल्फ्स एजेस पर खड़े थे वो सब ट्रांसफॉर्म होने लगे। उनकी बोन्स क्रैक होने लगी और फर स्किन से बर्स्ट होने लगा। देखते ही देखते कुछ वेयरवुल्फ्स भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गए। उनकी आंखों में एक अनकंट्रोलेबल हंगर साफ दिख रहा था एंड दे बिगैन हाउलिंग इन द केओस। कुछ ही मोमेंट्स में एवरीथिंग हैड टर्न्ड इनटू अ डिजास्टर। थैंकफुली ब्लडी मीट का एक बड़ा चंक उस वैम्पायर के ऊपर गिरा था जो उस इंजर्ड लड़की पर अटैक करने वाला था। He started sucking on its blood. सारे वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स अपना कंट्रोल खोने वाले थे। I could feel it. अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये ट्रेनिंग रूम एक फुल स्केल ब्लड बाथ में कन्वर्ट होने वाला था एंड दैट गर्ल वाज डेफिनेटली गोइंग टू डाई। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स अपना कंट्रोल खोने ही वाले थे। बस I could feel it. If we didn't act fast, this training would turn into a full-scale bloodbath, and that girl, she was definitely going to die. उसकी रिस्ट से ब्लड बह रहा था और एक वैम्पायर उसके सिर्फ कुछ ही इंचेस दूर पहुंच चुका था। उनकी आंखों में उस मोमेंट पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, हंगर और ब्लड। कंट्रोल योरसेल्व्स। अगर तुम इस मोमेंट को पास नहीं कर सकते तो तुम आर्केनम में होने के लायक नहीं हो। ब्रो, ये कंट्रोल टेस्ट से ज्यादा ब्लड फेस्ट लग रहा है। We need to stop this. क्रिश ने मुझे देखकर श्रग किया, as if to communicate that ये chaos रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ही नहीं। वैसे तो मुझे भी इंटरवीन करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं उस इंजर्ड लड़की को ऐसे साइलेंटली मरता हुआ नहीं देख सकता था यार। तभी मैंने नोटिस किया कि पिया मन ही मन कोई स्पेल मटर कर रही थी। शायद वो भी सारे केओस को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर सिर्फ एक विच के लिए इतने सारे स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल्स को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं था। तभी एक बहुत लाउड आवाज सुनाई दी। एक वेयरवुल्फ जो अपने फुल फॉर्म में आ चुका था, उसने अपने पास खड़े लड़के पर जंप किया। That poor guy fell down. Fuck, this is getting out of hand now. मेरे फैंग्स भी फाइनली बाहर आ गए, पर प्यास की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से। मैं उस वेयरवुल्फ की तरफ आगे बढ़ा। The last thing I wanted was for that werewolf to rip that poor fellow's head off. I had to stop him. मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला था, पर मुझे एक्शन लेना था। मैंने सब कुछ ब्लॉक आउट किया और सिर्फ उस वेयरवुल्फ पे फोकस किया, जो अब अपने क्लॉस से लड़के के चेस्ट पे स्ट्राइक करने वाला था। और तभी एक फोर्स मुझे पीछे खींचने लगा, जैसे किसी ने मुझे फ्रीज कर दिया हो। सब कुछ स्लो मोशन होने लगा। What the hell? ये क्या हो रहा है? सब कुछ धीरे धीरे होने लगा। The howls, the screams, the blood dripping, it all slowed down, जैसे किसी ने टाइम डिस्टॉर्ट कर दिया हो। मेरे आसपास सब कुछ काफी सरियल लग रहा था। क्या ये सब कमांडर मैक्स कर रहे थे? तभी मैंने नोटिस किया कि हमसे कुछ ही दूर टॉल सा लड़का खड़ा था। उसके हाथों में एक ऑरेंज सा कुछ ग्लो कर रहा था। उसने एक बार क्लैप किया और सडनली सब कुछ फ्रीज हो गया। सारे के सारे सुपरनैचुरल्स जहां थे वहीं जम गए। वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, इवन द इंजर्ड गर्ल, सब फ्रीज मोड में चले गए। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मेरे खुद की बॉडी पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं था। मैं काफी कंफ्यूज था और इम्प्रेस्ड भी। Who was that dude? And how was he doing that? He is a timekeeper. जैसे ही पिया को रियलाइज हुआ कि ये कौन कर रहा था, उसने उस लड़के को एक इशारा से किया और समा उस लड़के ने सिर्फ पिया को डिफ्रीज कर दिया। पिया जल्दी से भागकर उस इंजर्ड लड़की के पास गई और उसने उसका सर अपने लैप पर रख लिया। फिर अपने हाथों से उसके ब्लीडिंग नेक के ऊपर उसने धीरे से टच किया और मन ही मन कुछ स्पेल्स कास्ट करने लगी। देखते ही देखते उस लड़की का घाव भरने लगा एंड शी हैड कंप्लीटली हील्ड इन नो टाइम। वैसे तो मैंने रिया को भी कई बार अपनी हीलिंग मैजिक से लोगों को ठीक करते हुए देखा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ,
बट उसकी प्रिसिशन, स्पीड और इम्पैक्ट को देखकर मैं समझ गया था कि पिया शायद रिया से भी स्ट्रॉन्ग विच थी। उस लड़की के हील होते ही उस टॉल डूड ने फिर से क्लैप किया और हम सब फिर से डिफ्रीज हो गए। वेल डन समय एंड पिया। आप दोनों ने अपने आसपास इतना केओस होने के बावजूद काम रहते हुए क्विक और इफेक्टिव एक्शन लिया। आप दोनों इसी वक्त से द आर्केनम के नए बैच के ऑफिशियल कैडेट्स हो। कंग्रेचुलेशंस। और बाकी सब, shame on you. I am surprised that there are 30 of you and yet only 2 of you could take an action to stop that disgusting madness. Rohan, आप और अविनाश, आप please pack your bags and get ready to leave the Arcanum premises. आपके लिए इस इंस्टीट्यूट में कोई जगह नहीं है। आपका रोबो असिस्टेंट आपको अपने रूम में मिलेगा। There will be a small 1-minute procedure जिससे आपके माइंड से द आर्केनम के मेमोरीज ब्लॉक कर दिए जाएंगे। As we all know, we are a secret agency and we can't risk you leaking any information outside. रोहन वो वैम्पायर था जो उस इंजर्ड लड़की पे अटैक करने वाला था और अविनाश वो वेयरवुल्फ जो एक लड़के पे झपटा था। वो दोनों काफी एम्बैरेस्ड लग रहे थे। With their heads down, they left the hall. Now, let us train your controlling power. जैसे ही रोहन और अविनाश शेमफुली हॉल से बाहर निकले, कमांडर मैक्स ने हमें देखा। His gaze was sharp, calculating, जैसे वो हर रिक्रूट का मेंटल स्टेट स्कैन कर रहे हो। और फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। द कंट्रोल ड्रिल्स। सबसे पहले वैम्पायर्स के लिए टेस्ट रखा गया। हमें एक एक करके एक सील्ड चेंबर में भेजा गया जिसमें एक फ्रेश ब्लड बैग एक ग्लास बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। रूम के अंदर जाते ही हमें एक पावरफुल सा सेंट स्ट्राइक करता था जिससे हमारे अंदर का प्राइमल फोर्स पूरी तरह जाग उठता। बट चैलेंज ये था कि उस ब्लड बैग की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो फेल। मैंने जैसे ही उस चेंबर में एंटर किया, एक इंस्टेंट क्रेविंग मेरे अंदर स्प्रेड होने लगी। दिमाग और बॉडी के बीच एक स्ट्रगल सा चल रहा था। मेरा माइंड कह रहा था कि मैं कंट्रोल रखूं, बट मेरे इंस्टिंक्ट्स दे वांटेड टू पाउंस। एक हेवी आयरन रिस्ट्रेंट मेरे हाथों के ऊपर था जिससे मुझे मेरे खुद के मूवमेंट्स कंट्रोल करने में मदद मिल रही थी। मुझे याद है, मैंने अपनी ब्रीदिंग को स्लो किया, अपनी हार्ट बीट पर ध्यान दिया। वीर ने मुझे सिखाया था, कंट्रोल कम्स फ्रॉम अवेयरनेस। और जैसे ही मैंने अपनी क्रेविंग पे फोकस किया, बिना उसके अंदर डूबे, मुझे समझ आया ये सब सिर्फ दिमाग का एक गेम है। ब्लड वॉज जस्ट ब्लड। इट डिडंट कंट्रोल मी, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। वेयरवुल्व्स का टेस्ट और भी ब्रूटल था। उनके सामने एक ट्रिगर दिया गया, एक लाउड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो उनके सेंसेस डिस्टर्ब करता था, जिससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता था। और फिर एक रनिंग डमी था, एक फेक रैबिट जिससे रियल मीट का सेंट आ रहा था। वेयरवुल्व्स को सिर्फ अपनी जगह पर कंट्रोल में रहना था। The ones who started to chase that dummy failed. जो भी फेल हो रहे थे उन्हें वॉल्ट के एक सेपरेट सेक्शन में भेजा जा रहा था। Apparently everyone was going to have to train till they succeed. Witches और टाइमकीपर्स का टेस्ट मेंटल एंड्योरेंस का था। विचेस को फोर्सफुली एक इल्यूजन में भेजा गया जिसमें उनकी सबसे बड़ी फियर रियलिटी जैसी दिखती थी। अगर उन्होंने मैजिक यूज करके पैनिक किया तो फेल। उन्हें बिना मैजिक के अपने फियर को फेस करना था। टाइमकीपर्स को रैंडमली एक पॉइंट पे फ्रीज किया जा रहा था और उनका चैलेंज था अपने कॉन्शियसनेस को डिस्टॉर्ट होने से रोकना। बाय द वे, इथीरियल्स के लिए सबसे अलग ट्रेनिंग थी। उन्हें आफ्टर लाइफ के एको सुनाई देने लगे, विस्पर्स जो उनको बुला रहे थे, जैसे उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हों। पर उनका चैलेंज था उनमें से सिर्फ रियल और इंपॉर्टेंट मैसेजेस को फिल्टर करना, क्योंकि हर वॉइस को ब्लाइंडली फॉलो करना उनके लिए डेंजरस हो सकता था। सेलेस्टियल्स का टेस्ट वैसे काफी अनप्रेडिक्टेबल सा था। उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड ट्रिगर किया गया, फोर्सिंग देम टू एक्सपीरियंस अ सडन डिवाइन कनेक्शन। बट चैलेंज ये था, अगर उन्होंने उस एनर्जी को बिना गाइड किए अब्सॉर्ब कर लिया तो वो उनकी बॉडी को ओवर पावर कर सकती थी। उन्हें उस कनेक्शन को बैलेंस करना था बिना भटके। ये ट्रेनिंग सिंपल नहीं थी। इट वॉजंट अबाउट स्ट्रेंथ, इट वॉज अबाउट कंट्रोल। और तब मुझे समझ आया, द आर्कानम हमें कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। They were teaching us a major survival skill for the real world. अगर हम इंस्टिंक्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे तो हम कभी भी ठीक से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। As supernaturals, while it was important to follow our instincts, it was equally important to navigate them well. और मुझे अब एक बात समझ आ चुकी थी, द आर्कानम में सिर्फ वो सर्वाइव कर सकता है जो अपनी स्ट्रेंथ को समझता है और इनिशिएटिव्स लेता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो अपने अंदर की डार्कनेस से फ्री रहता है।
अगर मैंने समय और पिया की तरह स्टार्टिंग में ही उस केओस को रोकने की कोशिश की होती तो अब तक मैं भी एक ऑफिशियल कैडेट होता। घंटों तक ट्रेनिंग हॉल में टाइम स्पेंड करने के बाद क्रिश और मैं फाइनली डाइनिंग लाउंज की तरफ जाने लगे। वी वर हंग्री एंड थर्स्टी एज फक। एक तो क्रिश को देखकर एक्साइटमेंट में मैंने अपना ब्रेकफास्ट ब्लड डोज भी मिस कर दिया था और ऊपर से वो खतरनाक कंट्रोल ड्रिल। आई वाज स्टार्विंग। ब्रो, अगर ऑफिशियल कैडेट्स बनने के पहले ही इतना ट्रेन करा रहे हैं तो बाद में क्या हालत होगी? नो क्लू मैन, बट आई विल बी लाइंग इफ ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा। हाँ, ऑफ कोर्स। फॉर यू दिस इज लाइक योर एवेंजर्स वेट ड्रीम्स कमिंग ट्रू एंड कमांडर मैक्स इज योर निक फ्यूरी। यार तू कितना ज्यादा जानता है मुझे। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। क्रिश और मैं अपने फुल्ली लोडेड प्लेट्स लेकर एक टेबल पर बैठ गए। तभी समय और पिया ने हमें ज्वाइन किया। ऑफिशियल कैडेट्स, हाँ? कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक्स जय, तुमने भी कंट्रोल ड्रिल फर्स्ट राउंड में ही क्रैक कर लिया। गुड जॉब। समय ने मुझे देखकर एक स्माइल दी पर उसने कुछ कहा नहीं। मैं उसे एक सेकंड तक घूरता रहा तो उसने कुछ इशारा किया और तभी पिया ने कहा, समय इज स्पेशली एबल, ही कांट टॉक। ओह, बट ही श्योर कैन स्टॉप टाइम एंड शोज आवर प्लेस। आज के ट्रेनिंग के रियल स्टार तो तुम ही थे समय। सो प्राउड ऑफ यू मैन। समय ने साइन लैंग्वेज में मुझे थैंक यू कहा और तभी एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। रूम का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया। मेरे हाथ में जो गर्म खाने की प्लेट थी वो अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। हवा भी इतनी आइसी कोल्ड थी दैट आई हैड चिल्स डाउन माय स्पाइन। और तब मैंने नोटिस किया कि डाइनिंग लाउंज के डोर खुद ब खुद धीरे से खुल रहे थे बिना किसी के हाथ लगाए। डाइनिंग लाउंज की सारी आवाजें धीरे धीरे रुक गई और एक अनईजी सा साइलेंस छा गया और फिर वहां के लाइट्स भी फ्लिकर होने लगे और अचानक मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा था। डाइनिंग लाउंज की सारी आवाजें धीरे धीरे रुक गई और एक अनईजी सा साइलेंस छा गया और फिर वहां की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगी और अचानक मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा था। एंड देन आई हर्ड हिज वॉइस, वही आवाज जो सुनकर मेरी हमेशा से फटती थी पर उतनी ही खुशी भी होती थी। इट वॉज माई ब्रो, माई वीर ब्रो। मैं पीछे मुड़ा तो देखा आई वॉज राइट, वो मेरे ठीक सामने खड़े थे। पर ये कैसे पॉसिबल था? आज अच्छा परफॉर्म किया तूने कंट्रोल ड्रिल में, बट अभी भी अपना बेस्ट नहीं दे रहा। बेस्ट देता तो अब तक कैडेट बन जाता। पक अप मैन। व्हाट वाज हैपनिंग एग्जैक्टली? और शायद तू ये भूलने लगा है कि तू एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है यहाँ के काफी सारे पोटेंशियल रिक्रूट से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। चलो, इतना तो पक्का था कि वो वीर ब्रो ही थे। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उनका गोस्ट ही मुझे झाड़ने के बाद मोटिवेशनल पेप टॉक देने की कैपेबिलिटी रखता था। पर ये सब कैसे? ब्रो, तू कहाँ खो गया? तेरा खाना ठंडा हो रहा है। जैसे ही मुझे क्रिश की आवाज सुनाई दी, सब कुछ झट से पहले जैसा हो गया। रेगुलर टेम्परेचर, हॉट फूड। तो फिर ये पिछले 1 मिनट में जो मेरे साथ हुआ था, क्या वो मेरे मन का वहम था? Was I imagining things? जे, यू ओके? यार मैंने अभी वीर को देखा। क्या? हाँ, अचानक डाइनिंग लाउंज का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी और फिर मुझे वीर की आवाज सुनाई दी। कोई ठंडी हवा नहीं चल रही थी, ये एसी स्विंग मोड पर है। तुझे किसी पर्टिकुलर एंगल में ज्यादा हवा फील हुई होगी, दैट्स ऑल। बट वो अभी तू सबसे पहले अपना ब्लड डोज ले। मैं तो कहता हूँ आज एक एक्स्ट्रा डोज ले ले, cause I think you are hallucinating. लो ब्लड प्लेटलेट और मेजर थर्स्ट से ये कभी कभी होता है। Maybe Krish was right. Maybe all I really needed was some blood and some bloody sleep. जब से द आर्कानम में पैर रखा था, किसी सस्ते थीम पार्क के रोलर कोस्टर जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किए जा रहा था। बहुत सारा ब्लड गजल करने और खाना ठूसने के बाद मैं नोवा विंग चला गया टू माय रूम और फिर मैं अपने ब्लू कलर के शिनचैन बॉक्सर्स में सो गया। पर जब मैं उठा तो मैं अपने रूम में नहीं था। I was still wearing my शिनचैन बॉक्सर्स, पर मेरे आसपास सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरी आंखें खुलते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, वो ही सेम जैसे मुझे डाइनिंग लाउंज में फील हुआ था। मैं झट से उठकर बैठ गया, पर फिर मैंने जो देखा उसने मेरी सारी नींद 1 सेकंड में उड़ा दी। मेरे आसपास एक ग्रे टोन दुनिया थी, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा अंधेरा। सब कुछ एक वॉश्ड आउट डिम से मोनोक्रोम फिल्म जैसा लग रहा था। वहां हवा तो चल रही थी, cause I could feel it, पर फिर भी एटमॉस्फेयर में एक अनकैनी सी स्टिलनेस थी, जैसे वक्त रुक सा गया हो।
प्लस उस हवा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। आसपास के ट्रीज ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी विंटेज पेंटिंग का पार्ट हो। एवरीथिंग सीम्ड सो अनरियल, सो डेड। वेट, इट डेफो डिडंट सीम लाइक अ वर्ल्ड दैट लिविंग बीइंग्स वर अ पार्ट ऑफ। मुझे जल्दी समझ आ गया कि जिस दुनिया में मैं था वो दुनिया जिंदा लोगों की तो बिल्कुल नहीं थी। डिड दैट मीन क्या ये पॉसिबल था कि मैं आफ्टर लाइफ में पहुंच गया था? पर इसका मतलब वाज आई डेड? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर अचानक ग्राउंड से एक शार्प सा स्पाइक अपीयर हुआ जिस पर मैं ट्रिप होकर गिर गया। उस स्पाइक से मेरा पैर भी छिल गया। आफ्टर ऑल मैं नींद में कहां अपने जॉर्डन शूज पहन के सोता था यार। आई वॉज बेयरफुट एंड ब्लीडिंग। तभी मुझे अपने पास एक नोन सी प्रेजेंस फील हुई। आई कुड रीड इट्स एनर्जी सिग्नल। मेरा सारा ध्यान उस तरफ चला गया और फिर मैंने उसे देखा। वीर, मेरा मेंटोर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, वही वीर जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे लिए अपनी जान देते हुए देखा था। वही वीर जिसके बारे में मैं सोचे बिना एक दिन भी नहीं गुजारता था। फर्स्ट द डाइनिंग लाउंज, नाउ इन माय ड्रीम। ये सब हो क्या रहा था? हमेशा से बोला था जय, अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान दिया कर। एक नए चैलेंज के शुरू होने पर तू क्या इतना ठंडा और केयरलेस रिएक्ट करेगा? एक छोटे से स्पाइक की वजह से तू 1 सेकंड में गिर गया। मुझे 1 सेकंड लगा प्रोसेस करने में। ये ड्रीम था, हैलुसिनेशन, या सच में वीर मुझसे बात कर रहा था? ब्रो ये कैसे, कहाँ हूं मैं? वैसे तो तू नींद में है, पर तेरे करंट स्टेट के हिसाब से तू एक टेम्पररी रियल में है। वो जगह है जहां आफ्टर लाइफ और रियल वर्ल्ड ओवरलैप करते हैं। मैं काफी कंफ्यूज था एंड ऑनेस्टली आई वाज टू टायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। कैसे पॉसिबल था ये सब? क्या मुझे किसी ने इस रेल्म में भेजा था या फिर द आर्कानम की कोई नई टेस्ट थी ये? पर वीर ब्रो, आप यहाँ? आप तो... हाँ, मैं तो मर चुका था। मैं मर चुका हूँ, पर मैं यहाँ सिर्फ तब तक रह सकता हूँ जब तक यहाँ की एनर्जी मुझे संभाल सकती है। और तू लकी है क्योंकि मेरे यहाँ रहते रहते तुझे किसी ने स्पेशल परमिशन दिलवाई है। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। स्पेशल परमिशन? व्हाट डिड दैट मीन? मेरी कंफ्यूजन को सेंस करते हुए वीर ब्रो ने कहा, विजिटर्स परमिट। किसने दिलाई? और तभी मेरे सामने एक और लड़का आया। उसके टी शर्ट पर द आर्कानम का लोगो था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्राइटनेस थी, लेकिन उसका ऑरा मुझे थोड़ा ईरी लग रहा था। हाय, आई एम नील। मैं द आर्केनम में एथीरियल कम्युनिटी का पोटेंशियल रिक्रूट हूँ। तुम्हारे वीर ब्रो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे थे। He kept trying to talk to me from the afterlife. इसलिए मैंने ही ये इंटरैक्शन एनेबल किया है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। So hurry up, I'm standing guard. ये कहकर वो पास में एक वुडन बेंच पर बैठा था। तो ये एक इथीरियल का काम था। वो लोग आफ्टर लाइफ और लिविंग वर्ल्ड के बीच का ब्रिज एक्सेस कर सकते थे। शायद मैं उसी ब्रिज पर था। पर वीर ब्रो, ये तो बताओ कि इतना सब कुछ जुगाड़ करके क्यों बुलाया मुझे? आप ठीक तो हो ना? अरे वीर ब्रो तो ऐसे हंस रहे थे जैसे मैंने कोई चीप सी नॉनवेज जोक मार दी हो। व्हाट हैपेंड? अबे साले, मैं ठीक नहीं हूँ, मर चुका हूँ। हाँ, पर आई मेंट आफ्टर लाइफ में। तू बिल्कुल नहीं बदला जय, बिल्कुल अलग पीस है तू। आफ्टर लाइफ में सब सेफ ही रहते हैं, वो भी सुपर नेचुरल आफ्टर लाइफ में। हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो फिर आपको मुझे इतना अर्जेंटली क्या बताना था? Why did you call me to afterlife? क्योंकि मैंने तुझे एक वार्निंग देनी है जय। वार्निंग? मेरा दिमाग सडनली ओवर एक्टिव मोड पर चला गया। कैसी वार्निंग? माँ तो ठीक है ना? और रिया, प्रिंसिपल नरेन, कहीं आहान को तो कुछ? कभी कभार अपने बारे में भी सोच लिया करियो फकर। भले ही हम आफ्टर लाइफ में थे और वो मोमेंट टेम्पररी था, पर फिर भी वीर के मुंह से अपने लिए गाली सुनकर मुझे बहुत खुशी सी फील हो रही थी। डांस करने का मन कर रहा था। आई थिंक आई हील्ड अ लिटिल एट दैट मोमेंट। तूने अपने लिए जो पाथ चुना है, उसमें तेरे एनिमी सिर्फ वो नहीं होंगे जो तुझसे सामने से लड़ने आएंगे। तेरे सबसे बड़े दुश्मन शायद तेरे आसपास ही होंगे और तुझे पता ही नहीं चलेगा। जस्ट लाइक माया। मुझे ठीक समझ नहीं आया, ये वार्निंग था या कोई रियल क्लू? क्या मतलब? जल्द ही तेरे सामने एक ऐसी चॉइस आएगी जो तुझे या तो तेरे मिशन से हटा देगी या तुझे और पावरफुल बना देगी। पर याद रखना, जो आसान लगता है वो हमेशा सही नहीं होता। मैं और क्वेश्चंस पूछने वाला था कि एक शोर की आवाज आई और हवा तेज हो गई। टाइम्स अप।
वीर पीछे हटा और उसका फिगर धीरे धीरे फेड होने लगा। नहीं ब्रो रुको प्लीज, 1 मिनट। जय, याद रख, तेरा दिल और तेरा दिमाग दोनों हमेशा सिंक में नहीं रहेंगे, पर उस दिन जब तू अपने इमोशंस के बीच फंस जाएगा, कोई इंपल्सिव डिसीजन मत लेना। वीर, आई लव यू ब्रो। आई लव यू मोर। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, वीर का फिगर कंप्लीटली फेड आउट हो गया और फिर मैं एक झटके से वापस अपने रूम में आ गया। नोवा विंग रूम नंबर 14। मैं अपने बेड पर पड़ा हुआ था, वही शिनचैन के बॉक्सर्स पहने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर एक चीज क्लियर थी, वो सपना नहीं था, और जो कुछ भी वीर ने कहा था, आई हैड टू समहाउ मेक श्योर आई डिकोड एंड अंडरस्टैंड इट। पता नहीं क्यों मेरी बॉडी हल्की सी स्टिफ लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि अ पार्ट ऑफ मी वाज स्टिल स्टक इन दैट अनकैनी रेल्म। पर मैं तो वापस द आर्कानम में आ चुका था, राइट? तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था? मैंने अपने हाथ से अपना फेस वाइप किया, पर फिर मेरी उंगलियों पर कुछ स्टिकी सा फील हुआ। मैंने तुरंत अपने हाथ देखे, मेरे हाथों पर फ्रेश ब्लड था। मैंने झट से अपना पैर देखा, वही जगह जहां मुझे स्पाइक लगा था, वहां एक हल्का सा कट अब भी था और उस कट से फ्रेश ब्लड ऊज आउट हो रहा था। इट वॉजंट हीलिंग। इतनी छोटी सी चोट और वो हील नहीं हो रही थी। व्हाट द हेल? वो इथीरियल रिक्रूट नील जिसने वीर की हेल्प की थी, क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए? पर मुझे उससे काफी ऑड वाइब्स आ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एज इफ वो सिर्फ वीर की हेल्प नहीं कुछ और भी कर रहा था। शायद उसे अवॉइड करना ही मेरे लिए स्मार्ट मूव था। और तभी मेरे डोर पर किसी ने नॉक किया। 8. इतने रात को मेरे रूम में कौन नॉक कर रहा था? क्रिश, तू? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो आई थी, पर फिर मैंने एक सपना देखा, बहुत रियल सा। वीर मुझे तेरा ध्यान रखने के लिए कह रहा था। ओह, इसका मतलब तू भी आफ्टर लाइफ में उनसे मिला? वहां सब कुछ बहुत बैरन सा था यार। ट्रीज पेंटिंग्स जैसी लग रही थी। नहीं डूड, तूने फूंका है क्या? आई मेट हिम इन अ रैंडम पार्किंग लॉट। कोई आफ्टर लाइफ का सीन नहीं था। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। बट आई गेस ऑल इट मेंट वॉज दैट वीर अपने जाने के बाद भी तुझे प्रोटेक्टेड रखना चाहता है। एंड सपने में मैंने उससे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा टू टेक केयर ऑफ यू। वैसे तो तेरे जैसे जिम रैट डायरेक्ट डिसेंडेंट वैम्पायर को मेरे जैसे न्यूबी की कोई जरूरत नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर फॉर यू। पता नहीं क्यों क्रिश की बात सुनकर आया है टीयर्स इन माय आईज। उमरा के अगेंस्ट वॉर के वक्त भी वीर, आहान, क्रिश और रिया बिल्कुल मेरी शील्ड बनकर खड़े थे। अपनी लाइफ के लास्ट 1 साल में सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ आई हैड अर्न वन मोर थिंग, फ्रेंड्स। ऐसे वैसे फ्रेंड्स नहीं, ट्रू फ्रेंड्स जो मेरे लिए जान भी दे सकते थे। क्रिश ने मेरे पैर की इंजरी देखी और भाग के फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी ड्रेसिंग करने लगा। अचानक मुझे बहुत थैंकफुल सा फील हो रहा था। मुझे सेंटी देखकर क्रिश मेरे रूम में ही रुक गया और हम दोनों उस रात घंटों तक गेमिंग कंसोल पर गेम्स खेलते रहे। द आर्कानम में मेरे अगले कुछ दिन भी काफी एडवेंचरस और इवेंटफुल बीते, जस्ट लाइक माई फर्स्ट डे देयर। पिया और समय के बाद कुछ और पोटेंशियल रिक्रूट्स भी ऑफिशियल कैडेट्स बन गए थे, जरीना, नील एंड अ कपल ऑफ अदर्स। मीनवाइल 10 से ज्यादा लोगों को तो द आर्कानम से वापस भेज दिया गया था। क्रिश और मैं लेकिन तब भी लगे हुए थे। चैलेंज आफ्टर चैलेंज, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एंड देन फाइनली दैट डे हैड कम, द डे ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ऑफिशियल कैडेट बनने का आखिरी चांस। ट्रेनिंग चेंबर के अंदर जितने भी रिमेनिंग पोटेंशियल रिक्रूट्स थे, सब एक फॉर्मेशन में खड़े थे। कमांडर मैक्स एक अलग ही इंटेंसिटी से सबको देख रहे थे, एज इफ टू वार्न अस ऑफ द इंपेंडिंग चैलेंज। द आर्कानम के सबसे टफ फाइटर्स को सिलेक्ट करने का लास्ट राउंड शुरू होने वाला था, एंड क्लियरली इवन ही वाज फीलिंग द प्रेशर। फाइनल फेज ऑफ सिलेक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। Those who make it today will officially become Arcanum cadets. जो फेल होंगे, unfortunately, it will be the end of their journey with the Arcanum. Get ready. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रियलिटी में अपने तकदीर की टोपी का डेस्परेटली वेट कर रहा था। I took a deep breath. पिछले कुछ दिनों में हम सबने काफी सारे इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस किए थे, but that day's challenge was definitely going to be the toughest. Activating the gauntlet. द गॉन्टलेट, द आर्कानम का सबसे अनप्रेडिक्टेबल एंड ब्रूटल ट्रेनिंग मॉड्यूल। एक ऐसा ऑब्स्टिकल कोर्स जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और सुपरनैचुरल एबिलिटीज का भी टेस्ट लेता था। पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 कैडेट्स इसे कंप्लीट कर पाए थे। मुझे बस एक ही चीज पता थी, आई हैड टू गिव इट माई ऑल।
इतना दूर आने के बाद मैं वापस रेगुलर लाइफ में तो नहीं लौटना चाहता था, ना ही हिमालयन हाई में मेरे लिए कोई जगह थी। और जो कुछ भी मेरे डैड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और वीर के साथ हुआ था, उसके बाद आई नीडेड दिस वन शॉट एट बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग, समथिंग दैट हैड द पावर टू एंड द डार्क साइड ऑफ द सुपरनैचुरल वर्ल्ड। Step forward, J. Arora. Your turn. मेरे अंदर एकदम तूफान सा एड्रेनलिन रश हो रहा था। मुझे ये हर हाल में प्रूव करना था कि मैं वहां बिलोंग करता था। Begin. मैंने भागना शुरू किया और सडनली मेरे सामने फ्लोर ब्रेक होने लगा, लाइक इनटू डिफरेंट मूविंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोर में बहुत सारे स्पाइक्स भी राइज और फॉल करने लगे इन रैंडम इंटरवल्स। शायद आफ्टर लाइफ में वीर मुझे भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने कामली अपने इंस्टिंक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखा और एक एक करके उन बैरियर्स को क्रॉस किया। आई स्प्रिंटेड फॉरवर्ड। पहला ऑब्स्टिकल द शिफ्टिंग मेज। वॉल्स बार बार अपनी पोजीशंस चेंज कर रही थी। मुझे बस अपनी सुपरनैचुरल स्पीड और सेंसेस पर भरोसा करना था। एक लेफ्ट टर्न, एक क्विक डॉज और एक हाई जंप। परफेक्ट लैंडिंग। मेज क्रॉस करने में मुझे सिर्फ 15 सेकेंड्स लगे। Stage 1 completed. आई हर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक हमिंग साउंड और मुझे पता था कि नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेट हो चुका था। दूसरा स्टेज था द फैंटम कॉम्बैट, एक डार्क चेंबर जिसमें इनविजिबल ओपोनेंट्स थे। AI जनरेटेड शैडो वॉरियर जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए विजिबल होते बिफोर अटैकिंग। मैंने अपनी इंस्टिंक्ट शार्पन की। एक वॉरियर ने मुझे मेरे लेफ्ट से अटैक किया, तभी मैंने तुरंत उसकी रिस्ट पकड़ी, ट्विस्ट किया और एक क्लीन टेक डाउन दिया। दूसरा मुझे पीछे से ग्रैब करने वाला था। आई फ्लिप्ड एंड देन उसके अटैक को डॉज किया और एक शार्प एल्बो स्ट्राइक मारी। एक के बाद एक वो शैडोज गिरने लगे। Stage 2 completed. फिर से वॉल्स शिफ्ट होने लगी। A circular arena appeared with high energy barriers. अब सबसे टफ चैलेंज का टाइम आ चुका था। The elemental ring, एक एनक्लोज स्पेस जिसमें अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंटल अटैक्स होते हैं। पानी, आग, लाइटनिंग, सब कुछ। विचेस के लिए तो ये राउंड बाएं हाथ का खेल था। बट लाइक कमांडर मैक्स सेज, सुपरनैचुरल वर्ल्ड के डार्क पावर से लड़ने के लिए हमें हर कम्युनिटी का सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। एलिमेंटल रिंग में सिर्फ रॉ एंड्योरेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। एक सडन फायर ब्लास्ट हुआ और वो फायरबॉल मेरी तरफ आने लगा। आई रिमेंबर द डे जब रिया और पल्लवी फॉरेस्ट में ट्रेन कर रहे थे और उनकी फायरबॉल से मेरी वाट लग गई थी। आई हैड टू स्टे सेफ एनी हाउ। मैंने एक स्विफ्ट रोल किया और हीट से बचने के लिए अपनी मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल रखी। तभी एक दूसरा अटैक आया, अ शार्प वाटर स्प्रे। मैंने अपनी सुपर स्पीड यूज की और समाव एक नैरो एस्केप मैनेज किया। पर मुझे सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब फ्लोर आइस में कन्वर्ट होने लगा। मैं हल्का स्लिप हुआ पर फिर मैंने समहाउ बैलेंस रीगेन कर लिया। फोकस जय, अगर तू गिरा तो गेम ओवर। मैंने अपनी स्टांस लो रखी, अपने कोर स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और एक पावरफुल लीप लिया। एक बैरियर को पकड़ा और एक फ्लिप मार के वापस स्टेबल पोजीशन ले ली। और फिर आया एक और अटैक, लाइटनिंग सर्ज। AI ने मुझे कॉर्नर पे पुश कर दिया। मुझे पता था कि बस डॉज करना काफी नहीं होगा। मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट किए और सुपर स्पीड में काउंटर अटैक किया। एक जगह स्टैंड लेने के बजाय मैंने अपना पूरा मोमेंटम यूज करते हुए लास्ट सेकंड पर उसे डॉज किया और फिर लाइटनिंग एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए एक एनर्जी रीडायरेक्शन मूव ट्राई किया। एंड फाइनली दैट लाइटनिंग डिस्पर्स्ड। Stage 3 completed. अरीना की लाइट्स ऑफ हो गई और मैं चेंबर से बाहर आ गया। मुझे फिर भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। आई हैड डन इट। मैं द गॉन्टलेट कंप्लीट कर चुका था। बाहर आते ही कमांडर मैक्स मेरी तरफ आगे बढ़े, पर उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। Impressive. Welcome to the Arcanum, Cadet J. Arora. सब मेरे लिए चीयर करने लगे एंड आई डिड एन एयर जैब। मैं बहुत खुश था। ब्रो, तू तो बीस्ट है। इट फाइनली हैपेंड। आई वाज ऑफिशियली अ कैडेट और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत थी। डैड की who sacrificed himself to save माँ एंड मी, माँ की जिन्होंने डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बाद भी अपनी पूरी लाइफ छुप के बिताई just to ensure that I was safe and of course मुझे ऐसे बड़ा किया ताकि मैं वैम्पायर बनने के बाद भी अपने एम्पैथी को ना खोऊं। Principal Naren who welcomed me at Himalayan High with open arms and for teaching me so much about the supernatural world. वीर ब्रो की जिसने मुझे जी जान लगाकर दिन रात ट्रेन किया, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया और राइचियस रहना सिखाया। रिया की जिससे मैं बहुत कुछ सीखा, including the fact that I was capable of loving and being loved. आहान, क्रिश, जिगी, चिराग, प्रोफेसर भूमि, यहाँ तक कि द आर्कानम की मेरी पहली और इकलौती फ्रेंड पिया, all of them had a role to play in my journey. मैं द आर्कानम का ऑफिशियल कैडेट बन चुका था, पर मेरे बाद क्रिश का टर्न था और जब तक वो उस चेंबर से बाहर नहीं आता तब तक मुझे चैन की सांस कैसे आती। Finally after a long wait क्रिश came out of the arena और उसकी शक्ल देखकर ही मैं समझ चुका था that he had done it. You did it, bro.
We did it, bro. मैं तो यहाँ आया ही तेरे लिए था. मुझे क्या पता था कि मैं मजाक मजाक में सारे मॉड्यूल्स क्रैक कर लूंगा. दूसरे सिलेक्टेड कैडेट्स के साथ कुछ देर डाइनिंग लाउंज में सेलिब्रेट करने के बाद क्रिश और मैं नोआ विंग की ओर चलने लगे. इट वाज आवर सेकंड लास्ट डे एट द आर्कानम. अगले दिन एक क्लोजिंग सेरेमनी के बाद हम सब दुनिया के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में पोस्ट होने वाले थे टू स्टार्ट आवर ऑफिशियल ट्रेनिंग एज द आर्कानम कैडेट्स. वैसे मैंने कमांडर मैक्स को रिक्वेस्ट तो किया था कि क्रिश और मुझे सेम पोस्टिंग दे, बट आई हैड मोर फेथ इन क्रिश's billionaire dad than कमांडर मैक्स. वो कुछ ना कुछ जुगाड़ से हमें 7 पोस्टिंग दिलाई देते. तूने मजाक मजाक में मॉड्यूल्स क्रैक नहीं किए ब्रो. तू एक बहुत ही टैलेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग वैम्पायर है एंड इट्स हाई टाइम यू ओन इट. अपने ट्रांसफॉर्म होने के बाद पहले दिन से ही तू काफी किल करता हुआ आ रहा है. रिमेंबर हाउ यू हैड एंडेड दैट उम्ब्रा स्लाइमी मॉन्स्टर? हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ. वैसे जे, मैंने कभी ये कहा नहीं, पर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग मी अ वैम्पायर. अगर तू वो नहीं करता तो मुझे हमारे अमेजिंग से सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में और अपने अंदर छिपी हुई स्ट्रेंथ्स के बारे में पता ही नहीं चलता. और डैड के लिए भी मैं हमेशा बस एक डिसअपॉइंटमेंट बन के ही रह जाता. एंड नाउ लुक एट मी, आई एम द आर्केनम्स कैडेट. थैंक्स फॉर चेंजिंग माय लाइफ जे. अरे बस क्या ब्रो, अब भाई को तू थैंक यू बोलेगा? चलते चलते मैंने नोटिस किया कि मेरे शूलेसेस खुल गए थे. मैं झुककर उन्हें बांधने लगा और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे सामने वैम्पायर क्रिश नहीं, एक वेयरवुल्फ खड़ा था और उसके पास क्रिश के फटे हुए कपड़े थे. फिर मैंने ऊपर देखा. इट वाज अ फुल मून नाइट. मेरे सामने वैम्पायर क्रिश नहीं, एक वेयरवुल्फ खड़ा था और उसके पास क्रिश के फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे. फिर मैंने ऊपर देखा. इट वाज अ फुल मून नाइट. ओह गॉड, लुक्स लाइक यू बिकेम अ वेयरवुल्फ आफ्टर ऑल. तेरे पापा तो बहुत खुश होंगे इस बात पर. अबे काम डाउन. दिस इज मी जय, तेरा दोस्त, तेरा ब्रो. डोंट यू डेयर पाउंस ऑन मी. मेरे पास हिमालयन हाई वाले शैकल्स तो नहीं थे जिनसे हम वेयरवुल्व्स को फुल मून नाइट्स पर कंट्रोल में रखते थे, पर मेरे पास द आर्कानम की एडवांस टेक थी. मैंने एक रोबो असिस्टेंट को समन किया और उसने तुरंत क्रिश के मुंह पर एक आयरन माउथ गार्ड लगा दिया. इट ऑल्सो क्रिएटेड अ पोर्टेबल अनब्रेकेबल चेंबर जिसमें मैंने क्रिश को सिक्योर कर दिया. फिर मैं फाइनली अपने रूम चला गया. अ वैम्पायर एंड अ वेयरवुल्फ. इसका मतलब अब क्रिश भी एक हाइब्रिड सुपरनैचुरल बन चुका था. उसको आइडिया भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी पावर कितनी मल्टीप्लाई होने वाली है. पर जो अलीशा के साथ हुआ वो मैं क्रिश के साथ कभी नहीं होने दे सकता. आई विल मेक श्योर आई ऑलवेज कीप हिम सेफ. अगली सुबह सारे फाइनल रिक्रूट्स यानी द आर्कानम के ऑफिशियल कैडेट्स के लिए एक सेरेमनी थी. हम अब 30 में से सिर्फ 8 बचे हुए थे. क्रिश काफी टायर्ड सा दिख रहा था, एज इफ उसको रात भर नींद ही नहीं आई हो. पर इससे पहले कि हम उसके वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर पाते, कमांडर मैक्स केम इन. Congratulations to each of you. अब आप 8 द आर्केनम के ऑफिशियल कैडेट्स बन चुके हो. आप सब कल अपने असाइंड सेंटर्स के लिए रवाना होंगे, जहां आपको 3 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. पर उससे पहले मैं आपको सुपरनैचुरल हिस्ट्री के कुछ पेजेस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, because this will be extremely important information for you going forward. द आर्कानम में आने के कुछ वक्त पहले तक मुझे लगता था कि मैं सुपरनैचुरल हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता था, पर यहाँ आकर मुझे सेलेस्टियल्स, फॉलन सेलेस्टियल्स और टाइम कीपर्स के बारे में पता चला. मैंने जाना कि वैम्पायर, वेयरवुल्व्स, इथीरियल्स और विचेस के बियॉन्ड भी काफी सारी सुपरनैचुरल कम्युनिटीज हैं, और ये भी कि उम्ब्रा के अलावा भी हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड में दूसरे विलन्स भी थे. इसलिए टू बी ऑनेस्ट मैं कमांडर मैक्स की स्टोरी के लिए काफी एक्साइटेड था. 5000 years ago, there were certain cracks in our dimension, जिनसे हमारे रियलिटी के फैब्रिक में फ्रैक्चर्स बनने लगे, ओपनिंग गेटवेज टू डायमेंशंस बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. उन क्रैक्स के थ्रू हमारी दुनिया के लोग दूसरी डायमेंशंस में स्लिप हो सकते हैं एंड ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है. पर उस वक्त उन डायमेंशनल क्रैक्स के थ्रू कदम रखा 5 बहुत ही पावरफुल सुपरनैचुरल बीइंग्स ने. वो पांचों अपने अपने डायमेंशन के रूलर थे. दे वर नॉट मियर गॉड्स बट फोर्सेस ऑफ कॉस्मिक मैग्नीट्यूड.
अचानक कमांडर मैक्स के पीछे स्क्रीन में बहुत सारे इमेजेस स्क्रॉल होने लगे। हवा में भी कुछ होलोग्राम्स अपीयर हो गए। ऐसा लग रहा था हम कोई साई-फाई फिल्म देख रहे हों। ध्यान से सुनना as I tell you about those 5 supernatural beings. सबसे पहले अर्थ पे जिसने कदम रखा वो था नॉक्स द डार्क लॉर्ड। नॉक्स एक एब्सोल्यूट डार्कनेस का एम्बॉडीमेंट है। वो यूनिवर्स के डीपेस्ट और डार्केस्ट वॉइड्स में जन्मा था, लाइट की प्रेजेंस से बहुत दूर। ऐसा कोई भी सुपरनैचुरल बीइंग नहीं है जो नॉक्स से नहीं डरता। वो पलक झपकते ही लाइट को पूरी तरह से एक्सटिंग्विश करके डार्कनेस फैला सकता है, प्लंजिंग एवरीथिंग इनटू एन एंडलेस सफोकेटिंग ब्लैकनेस। नॉक्स अंधेरे में सिर्फ छुपता नहीं है, थ्राइव करता है। He feeds off the absence of light and life and consumes all energy that dares to resist him. उसका मानना है कि डार्कनेस ही यूनिवर्स का नेचुरल स्टेट है। उसे अच्छाई या बुराई से कोई मतलब नहीं, उसे बस इटर्नल नाइट अचीव करना है खुद के मन की शांति के लिए। नॉक्स के बाद दूसरे डायमेंशन से हमारे यहां आ पहुंची सोलारिया द लुमिनस डिसेंट। सोलारिया हमेशा से ही लाइट की टॉर्च बेयरर थी। वो अपनी लाइट से किसी को हील भी कर सकती है और बर्न भी। वो हमारी एग्जिस्टेंस के डार्केस्ट कॉर्नर्स में भी उजाला ला सकती है, पर अपनी राइचियसनेस से ब्लेंड होकर वो कभी कभी लाइट का गलत इस्तेमाल कर देती थी और उसे इस बात का बहुत दुख भी था। सोलारिया के ही डिसेंडेंट्स आगे चलकर सेलेस्टियल्स बने और फॉलन सेलेस्टियल्स भी। सोलारिया ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद द वेट ऑफ हर ओन प्योरिटी, रियलाइजिंग दैट लाइट व्हेन टू इंटेंस कैन बर्न समवन टू। सोलारिया वर्ल्ड को हमेशा के लिए एनलाइटन करना चाहती थी, पर उसे तब यह नहीं पता था कि ह्यूमैनिटी को डार्कनेस की भी उतनी ही जरूरत है जितनी लाइट की। डार्कनेस और लाइट के इस फाइट के कारण सोलारिया और नॉक्स को एक दूसरे से नफरत थी, लेकिन नॉक्स का छोटा भाई उसे पूरी तरह सपोर्ट करता था। जानते हो वो कौन है? काइलिन द शैडो ईटर। उसे ही हम आज अम्ब्रा के नाम से जानते हैं। वो शैडोज को कंज्यूम और कमांड करता है और ठीक नॉक्स की तरह वो वर्ल्ड में डार्कनेस फैलाना चाहता है। काइलिन यानी अम्ब्रा के बाद हमारे वर्ल्ड में कदम रखा लिरिक ने। लिरिक द डॉन कीपर। वो अम्ब्रा और नॉक्स का बड़ा भाई है। He was the brightest of the three, born at sunrise on the summer solstice. वो अपने भाइयों की तरह नहीं था। वो पॉजिटिव एनर्जी और वार्मथ रेडिएट करता था। लिरिक एक नेचुरल लीडर था जो अम्ब्रा और नॉक्स को सही रास्ता दिखाना चाहता था। इसीलिए वो सोलारिया से दोस्ती करना चाहता था ताकि वो डार्कनेस और लाइट का बैलेंस मेंटेन कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली उसके अपने भाइयों ने मिलकर उसकी जान ले ली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी टेल यू अबाउट एलियन द गार्डियन ऑफ टाइम। उन पांचों में सबसे छोटा और मिस्टीरियस। डार्कनेस या लाइट वो किसी को भी पूरी तरह से बिलोंग नहीं करता। एलियन एक ऐसे वक्त पैदा हुआ था जिसे ना दिन कहा जा सकता है ना रात। That's why he was gifted with a unique power, the power to hold the flow of time in his hands. His true power lies in seeing time, bending it and understanding its currents. वो टाइम को fully कंट्रोल तो नहीं कर सकता था, as time is a force on its own, पर वो टाइम को स्लो डाउन, ऑल्टर या स्पीड अप जरूर कर सकता था। जब नॉक्स और अम्ब्रा ने लिरिक और सोलारिया पे अटैक किया था, तब सोलारिया को बचाने में एलियन का बहुत बड़ा हाथ था। उसे इस बात का बहुत दुख है कि वो लिरिक को नहीं बचा पाया। इसलिए एलियन खुद ही अपने डायमेंशन में वापस चला गया और उसे उसके बाद किसी ने नहीं देखा। एलियन ने जाने से पहले अपनी पावर एक सीक्रेट सोसाइटी यानी टाइम कीपर्स के पास ट्रांसफर कर दी थी। वो उसकी ताकत को अपनाकर टाइम को सेफगार्ड करते हैं।
पर कमांडर, क्या उम्ब्रा और नॉक्स इतने पावरफुल हैं कि सोलारिया, लिरिक और एलियन तीनों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाए? बात सिर्फ पावर की नहीं है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में कभी कभी बुराई ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि दे प्ले फाउल एंड फॉलो नो रूल्स। लिरिक और सोलारिया अपनी राइचियसनेस की वजह से उस हद तक नहीं जा पाए, पर अम्ब्रा एंड नॉक्स वो सामने वाले को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए द आर्केनम आपको अपने ह्यूमन साइड को अलाइव रखते हुए उसे सटल रखना सिखाता है। समटाइम्स व्हेन यू फाइट इविल यू हैव टू बी लाइक देम। एनीवे, तो लिरिक के जाने के बाद एलियन भी अपनी डायमेंशन में वापस चला गया, पर सोलारिया अपना जी जान लगाकर उन दोनों डार्कनेस और शैडो के किंग्स से लड़ती रही और दुनिया को डार्कनेस से बचाने के लिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऋषिज, रबीज, प्रीस्ट्स, शैमन्स एटसेट्रा फॉट दीज बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ सोलारिया। उसी दौरान ऋषि पर्वता ने अम्ब्रा के सोल को डिवाइड कर दिया था, which gave birth to vampires, werewolves, ethereals and witches। बहुत ज्यादा दिनों तक लड़ते लड़ते सोलारिया की लाइट फेड होने लगी थी, इसीलिए she passed on her light to certain selected humans, जिनको सोलारिया ने उतना केपेबल समझा कि वो उसकी लाइट संभाल सके। सोलारिया ने अपनी लाइट के साथ साथ सेलेस्टियल्स को एक प्रोफेसी भी पास ऑन की थी, जिन्होंने उन राजाओं से लड़ाई की उनसे भी ऊपर एक सम्राट है, एक अनजानी ताकत जो शून्य से सब कुछ देख रही है। वो इस दुनिया को तब तबाह करने आएगा जब अंधेरा रोशनी से ज्यादा हो जाएगा। पुरानी ताकतों को मिलाओ, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। एक सेकंड, ये सम्राट कौन है? और अगर ये प्रोफेसी सच है तो क्या वो शून्य से देखने वाला एंटिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है जे। दैट सो कॉल्ड सम्राट इज अ थियोरी। वो एक मिथ है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो सुपरनैचुरल हिस्ट्री के डीपेस्ट लेयर्स तक पहुंच पाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो एक रियल एंटिटी है या सिर्फ एक फोकलोर। पर एक चीज तो पक्की है, अम्ब्रा एंड नॉक्स ने कभी सम्राट का जिक्र नहीं किया, पर एक बार एलियन ने टाइम ट्रैवल के दौरान कुछ देखा था। क्या देखा था? एलियन ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब शून्य से कुछ बाहर आएगा। क्या वो सम्राट है? कोई नहीं जानता, पर उसने एक और बात कही थी। एलियन ने कहा था कि जिस दिन वो पावर उभर कर आएगी उस दिन एक वैम्पायर, एक वेयरवुल्फ और एक टाइम कीपर एक जगह खड़े होंगे और वो एक साथ लड़ेंगे या एक साथ तबाह हो जाएंगे। अरे ये तो कोई अब्बास मस्तान फिल्म की प्लॉट लाइन लग रही थी। एक वैम्पायर, एक वेयरवुल्फ और एक टाइम कीपर। क्या हमें पता है कि वो कौन होंगे? नहीं, ये किसी को भी नहीं पता, बट वी कैन सेफली अज्यूम दैट वो द आर्केनम के मेंबर्स ही होंगे। ओरिएंटेशन के दिन कमांडर मैक्स के सेशन के टाइम एक होलोग्राफिक वर्ल्ड मैप अपीयर हुआ था जिस पर बहुत सारे रेड फ्लैड अप सेक्शंस थे। वो ही सेम मैप फिर से अपीयर हो गया और कमांडर मैक्स ने कहा, जानते हो ये रेड मार्क्स क्या हैं? ये वर्ल्ड के वो हिस्से हैं जहां डायमेंशन क्रैक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। द आर्केनम का सिर्फ एक ही गोल है, डायमेंशंस में और क्रैक्स ना होने देना, क्योंकि अम्ब्रा और नॉक्स अगर फिर से एक हो गए तो तबाही मच सकती है। लेकिन नॉक्स और सोलारिया अभी कहां हैं? ओरिएंटेशन के दिन कमांडर मैक्स के सेशन के टाइम एक होलोग्राफिक वर्ल्ड मैप अपीयर हुआ था जिस पर बहुत सारे रेड फ्लैड अप सेक्शंस थे। वो ही सेम मैप फिर से अपीयर हो गया और कमांडर मैक्स ने कहा, जानते हो ये रेड मार्क्स क्या हैं? ये वर्ल्ड के वो हिस्से हैं जहां डायमेंशन क्रैक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। द आर्केनम का सिर्फ एक ही गोल है, डायमेंशंस में और क्रैक्स ना होने देना, क्योंकि अम्ब्रा और नॉक्स अगर फिर से एक हो गए तो तबाही मच सकती है। लेकिन नॉक्स और सोलारिया एट प्रेजेंट कहां हैं? इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब मेरे पास नहीं है,
पर द आर्केनम के कुछ इनिशियल मेंबर्स को रिकॉर्डेड डिटेल्स में ये तो काफी बार मेंशन किया गया है कि सोलारिया इसी डायमेंशन में है। इनफैक्ट ऋषि पर्वता के साथ अम्ब्रा की सोल को डिवाइड करने के बाद वो इंडिया में ही कहीं पहाड़ों पर कई दिनों के लिए चली गई थी। उसके बाद उनको सुपरनैचुरल बीइंग्स ने वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में कुछ बार स्पॉट किया है, पर सालों से हमने सोलारिया के बारे में कुछ भी नहीं सुना। एज फॉर नॉक्स, अम्ब्रा की हालत देखने के बाद वो अपने डायमेंशन में लौट गया था। ये सुनने की बात कि नॉक्स अपने डायमेंशन में सालों पहले लौट चुका था, ऑडिटोरियम में उस वक्त प्रेजेंट हर ऑफिशियल कैडेट ने एक रिलीफ की सांस ली। आफ्टर ऑल, नन ऑफ अस वांटेड टू डाई ऑन अ मिशन अगेंस्ट द एम्परर ऑफ डार्कनेस। और उम्रा, माया और उनके डार्क कम्यून को देखने के बाद आई हैड सीन इनफ डार्कनेस फॉर वन लाइफ टाइम। बट गेस व्हाट, कमांडर मैक्स से शायद हमारे पीसफुल फेसेस देखे नहीं गए और उन्होंने कहा, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, मैं आप सब के साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करना चाहता हूं। इस वर्ल्ड मैप में दिख रहे डायमेंशन क्रैक्स में से 20% क्रैक्स पिछले 2 सालों में हुए हैं और लास्ट मंथ अम्ब्रा के रेजरेक्ट होने के बाद हमारे वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा डायमेंशन क्रैक देखा गया है। और द आर्केनम के कुछ सीनियर मेंबर्स का मानना है कि नॉक्स अगले 4-5 महीनों में कभी भी अर्थ में आ सकता है। What the fuck? No points for guessing that। ये सुनते ही हम सब की गांड में क्रैक्स होने लगे। The end was near. I could feel it. इसीलिए वर्ल्ड वाइड द आर्केनम की टीम काफी एक्टिवली नए मेंबर्स रिक्रूट और ट्रेन करने में लगी हुई है। एट दिस पॉइंट हमारी 4 प्रायोरिटीज हैं। 1, अम्ब्रा को हर हाल में अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करने से हमें रोकना होगा। द वीकर ही इज, the better the chances of Nox not returning. 2, existing dimension cracks को वर्ल्ड के बाकी पावरफुल सुपरनैचुरल बीइंग्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए रिपेयर करना। 3, सोलारिया को जल्द से जल्द ढूंढना ताकि इफ पुश कम्स टू शव हम में एटलीस्ट इतनी एबिलिटी हो कि हम नॉक्स और काइलिन के अगेंस्ट लड़ सकें, टू सेव ह्यूमैनिटी, टू सेव आवर वर्ल्ड एज वी नो इट, and more importantly to save reality itself. 4, हमारी चौथी और आखिरी प्रायोरिटी है टू इंश्योर हमारे कैडेट्स को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और सुपरनैचुरल कम्युनिटीज आपस में यूनिटी बनाए रखें। Because united we still stand a chance. If divided we will lose for sure. और तब ही कृष्ण ने पूछा, कमांडर, व्हाट अबाउट दैट शून्य वाला सम्राट? अगर नॉक्स के साथ वो भी आ गया तो? Then सिंपल शब्दों में कहूं तो we will be fucked royally. कमांडर मैक्स के रिस्पॉन्स सुनने के बाद हम सब जोर जोर से हंसने लगे। आई गेस ह्यूमर हेल्प्ड अस ऑल स्टे सेन इन अ वर्ल्ड ऑफ अटर केओस एंड बुलशिट। सेशन के बाद हम सबको कमांडर मैक्स इंडिविजुअली मिले और उन्होंने हम सबको हमारी पोस्टिंग्स बताई। उसके बाद हम सब डाइनिंग लाउंज में मिले जहां हमारे लिए एक स्पेशल फेयरवेल फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वॉज आवर लास्ट लंच एट द आर्कानम आफ्टर ऑल। अगली सुबह हम सब वहां से अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे। पता नहीं, मैं वीर और हिमालयन हाई के बाद शायद डिटैच सा हो गया था, और मे बी बिकॉज द आर्कानम हैड मोर रोबोट्स एंड एआई असिस्टेंट्स देन एक्चुअल ह्यूमंस। पर मुझे इंडियन ओशन में छुपा हुआ ये अंडमान आइलैंड्स के पास ये आर्किटेक्चरल मार्वल जैसा द आर्कानम बिल्डिंग को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था, और ना ही किसी बैचमेट से दूर होने का दुख हो रहा था। टॉकिंग अबाउट बैचमेट्स, लंच के वक्त हम सब ने अपनी अपनी पोस्टिंग्स डिस्कस की और तब पता चला कि पिया और जरीना की ट्रेनिंग सियोल में होने वाली थी। वो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो के ड्रामा फैंस थे। मीनवाइल समय की ट्रेनिंग द आर्कानम हेडक्वार्टर्स में ही होने वाली थी इन जर्मनी। नील और 1-2 कैडेट्स इजिप्ट जा रहे थे और मैं अलास्का जाने वाला था। हाँ, वही लैंकी सा टीनेजर जो नैनीताल के बाहर कभी नहीं गया था, नॉट इवन दिल्ली। मजाक मजाक में मैं दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में एक हिलटॉप पर बेस हिमालयन हाई जैसे मैजिकल सुपरनैचुरल स्कूल पहुंच गया, एंड देन समहाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स मैं द आर्कानम आ पहुंचा और अब मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सुपरनैचुरल्स के साथ अलास्का में ट्रेन करने वाला था। मुझे बचपन से ही लगता था आई एम अ सुपर हीरो, एंड सो वाज माय डैड। आई एम श्योर आज वो होते तो मेरी पोस्टिंग की न्यूज सुनकर खुशी से डिस्को कर रहे होते।
मॉम कहती थी दे यूज्ड टू डिस्को डांस टुगेदर टू पैच अप आफ्टर एवरी फाइट। क्यूट ना? एनीवे, लंच के बाद क्रिश और मैं नोवा विंग में चिल कर रहे थे। ओह, आई फॉरगॉट टू मेंशन, क्रिश भी मेरे साथ अलास्का आ रहा था और वो ट्रेनिंग के अलावा बाकी हर चीज को लेकर एक्साइटेड था। आई एम प्रिटी श्योर मुझे वो अलास्का में मिलेगी। कौन? वो लाइट की देवी सोलारिया? जे प्लीज अब तो शुरू मत होना। कमांडर मैक्स ने सुबह से इतना पका दिया, इतनी हिस्ट्री तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ी जितनी इन्होंने आज के एक दिन में मुझे समझा दी यार। ओके ओके, आई वोंट मेंशन इट, पर ये तो बता तू किसकी बात कर रहा है? अपनी ड्रीम गर्ल की। ठीक जैसे तुझे हिमालयन हाई में रिया मिली थी, आई हैव अ फीलिंग मुझे अलास्कन आर्केनम में मेरी वाली मिलने वाली है। फकर, वी आर गोइंग टू बस्ट आवर एसेस देयर इन ट्रेनिंग। हमें वहां ये सब का टाइम थोड़ी मिलने वाला है। यार प्रॉम नाइट वाली उम्र में वॉर्स लड़वाएंगे तो कैसे चलेगा? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, आई एम गोइंग टू पटाओ अ हॉट फिरंग चिक देयर। श्योर, बहुत सारे कॉन्डम्स पैक करना मत भूलना, वहां बहुत एक्सपेंसिव होंगे। ओह सॉरी, तू तो अमीर है, कोई नहीं, तू उधर ही खरीद लेना। वैसे टॉकिंग अबाउट पैकिंग, यू हैव अबाउट हाफ एन आवर टू पैक। हाँ? डोंट मी, गो टू योर रूम एंड पैक। अरे बट क्यों? हम तो कल सुबह निकल रहे हैं ना, मैं रात को पैक कर लूंगा। वैसे भी सब बस बैकपैक में ही तो थ्रो करना है, मैं कुछ खास ज्यादा लाया भी नहीं था। ग्रेट, दिस वाज सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज, बट तू इतना जिद्दी और इरिटेटिंग है तो आई हैव नो अदर ऑप्शन। सरप्राइज? हाँ, हम कल नहीं आज निकल रहे हैं मेरे डैड के प्राइवेट जेट पर। व्हाट? हम तेरे प्राइवेट जेट में अलास्का जाएंगे? अलास्का तो हम प्राइवेट जेट में ही जाएंगे, पर उसकी अरेंजमेंट दी आर्केनम ने सॉर्ट कर ली है। देन हम आज कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो सरप्राइज रहने दे यू मोरॉन। ओके ओके। कमांडर मैक्स को गुड बाय कहने के बाद हम पिया और बाकी कैडेट्स से मिले। वैसे तो उनमें से किसी के साथ भी मेरी कोई खास बॉन्डिंग नहीं थी, पर आई वॉज ग्रेटफुल टू पिया। द आर्कानम के इनिशियल आवर्स में वो एक लौती इंसान थी जिसे मैं बात करता था। वैसे आई वॉज नेवर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ लग्जरी, पर पैम्पर होना किसे नहीं पसंद। फ्लाइट में बैठते ही हमें शैंपेन और चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज मिली। फिर 2 मेल मस्यूस आए जिन्होंने हमें फुट और हेड मसाज दिए। फिर हम दोनों स्क्विड गेम्स का नया सीजन देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। लैंड करने के बाद मुझे पता चला कि हम गोवा में थे। एयरपोर्ट पर हमारे लिए एक शॉफर ड्रिवन कार ऑलरेडी वेट कर रही थी, जिससे हम अपने लग्जरी सी फेसिंग रिजॉर्ट पहुंच गए। इन्फिनिटी पूल देखते ही मुझे स्विम करने का मन हुआ और मैं जल्दी से चेंज करके कूद पड़ा। मीनवाइल क्रिश सनबेड पर ही बैठा हुआ था। मैं खुद को और टैन कर रहा हूँ। फिरंग्स लाइक ब्राउन मैन, यू नो। क्रिश तो अपने अलग ही ट्रिप पे था, पर उसे वैसे देखकर मुझे मजा आ रहा था। He also had a difficult and eventful last few days. He needed that break before the training. मेरे पूल से निकलते ही मुझे हमारे विला में एक लड़की दिखी। इससे पहले कि मैं अपना कोई टाल ग्रैब करता और अपनी इज्जत बचाता, वो लड़की मेरे सामने थी और वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। मैं उसको देखकर चड्डी में ही फ्रीज हो गया। And there it was, her smile. नाइस स्विमिंग ट्रंक्स। मुझे नहीं पता था तुम्हें कुंग फू पांडा इतना पसंद है। क्रिश पीछे सनबेड पर जोर जोर से हंसते हुए गिर गया और मैं भी। I fell. At that moment, seeing her smile like that, I fell in love with her all over again. रिया, हाय, वाओ! ओह, एक सेकंड, मैं बस अभी आया। जब मैं कपड़े पहन के पूल साइड पर वापस आया, मैंने सबसे पहले भाग के रिया को हग किया। And guess what she said? You smell like you've been hanging out with another girl. Another witch to be precise. जब मैं अपने कपड़े पहन के पूल साइड लौटा तो मैंने सबसे पहले भाग के रिया को हग किया। And guess what she said? You smell like you've been hanging out with another girl. Another witch to be precise. What? Also, that's all you have to say after seeing your boyfriend after so many days? Boyfriend? हमारा तो ब्रेकअप हो गया था ना? I'm dating someone else. That werewolf senior Sahil? मुझे लगा ही था। No, actually, I'm dating Ahan. What the fuck? हाँ, हमारे दोनों के पार्टनर्स ने ही हमें रैंडमली डंप कर दिया था। फिर समहाउ हमने एक दूसरे की कंपनी में ही कंफर्ट ढूंढ लिया। It just happened so naturally. मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे बॉल्स पर किक करके उन्हें सॉल्ट, पेपर और ग्रीन चिली पेस्ट में मैरिनेट करके छोड़ दिया हो। I was something life changing.
नॉट जस्ट एट अ सुपरनैचुरल लेवल बट एट अ पर्सनल लेवल। हम प्लेन से उतरे और तभी हमें दिखे बहुत सारे आर्कानम एजेंट्स। दे वर रनिंग अराउंड विद वॉकी टॉकीज एंड मेनी अदर फैंसी गैजेट्स। और उनके पीछे आई हैड सीन सम प्रिटी टेरिफाइंग थिंग्स इन माय लाइफ, मॉन्स्टर्स, डार्क क्रीचर्स, टाइम लूप्स, बैरन आफ्टर लाइफ एंड व्हाट नॉट। लेकिन जो मेरे सामने था वो किसी के स्कैरिएस्ट नाइटमेयर से भी स्कैरी था। The sky above Cairo had ripped open, not like clouds parting after a storm, not like a simple crack in a glass. This was destruction on a cosmic scale, bro. A massive tear stretched across the heavens, pulsating with eerie blue and violet light. अंदर कुछ दिख रहा था या शायद दिखना नहीं चाहिए था। Cities, galaxies, a warped reflection of our own world. I wasn't sure. और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। It filled the air, vibrating through my bones. क्या ये सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है? तभी कृष्ण ने कहा, नहीं, सबको सुनाई दे रहा है। रिया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी फिंगर्स एनर्जी से ट्विच हो रही थी। This is the biggest dimensional crack the world has ever seen. इसे डायमेंशनल क्रैक्स की हिस्ट्री के बारे में भी ऑलरेडी पता था। Why was I not surprised? वैसे she wasn't exaggerating. ऐसा लग रहा था जैसे कायरो का आसमान किसी दूसरे रेल्म के अंदर ब्लीड होते हुए वैनिश होता जा रहा था। वहाँ थंडरस्टॉर्म्स जैसी कुछ चीजें बार बार ब्लिंक हो रही थी, पर हम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। एक आर्कानम एजेंट जो लैंडिंग के बाद ही हमारी ओर आने लगा था, फाइनली केम टू अस एंड सेड, Hi Jay, hi Krish. You must be surprised why you've been called to Egypt instead of your training center in Alaska. Last 6 घंटों में यहाँ डायमेंशन रिफ्ट इतना बढ़ गया है that according to our calculation, नॉक्स कुछ ही आवर्स में यहाँ आने वाला है और शायद वो अकेला नहीं होगा। So it's an all hands on deck situation. तभी हवा बहुत तेज चलने लगी, पर हमारे टुवर्ड्स नहीं, हमारे अगेंस्ट। Like the world itself was being sucked into the dimensional tear. दूर कुछ सैंडस्टॉर्म्स ट्विस्ट हो रहे थे और अननेचुरली उस रिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। Suddenly the ground started to shake. किसी अर्थक्वेक की तरह नहीं, कोई ट्रेमर नहीं, वो किसी के आने से पहले की आवाज थी। And I had a sick feeling कि I exactly knew who it was. एक कोल्ड शैडो की तरह क्रीप होते हुए मुझे उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी और तभी मैंने उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे टॉन्ट कर रहा था। Like he was saying, "Missed me, Jay." That bastard, उम्रा। वो डायमेंशनल रिफ्ट के सामने खड़ा था और रिफ्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों तरफ अंधेरा था, एज इफ उसने सनलाइट की स्विच अपने आसपास 200 मीटर्स तक ऑफ कर दी हो। जो एजेंट्स उसे रोक रहे थे वो उन्हें मर्सीलेसली मार रहा था। वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, एज इफ द रिफ्ट वाज गिविंग हिम सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। हमें देखकर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ ही था कि तब द स्काई स्टार्टेड क्रैकलिंग विद अ न्यू एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो उमरा को बिलोंग नहीं करती थी। इट वाज ब्राइटर, वार्मर, गोल्डन। और फिर स्काई में एक और छोटा सा रिफ्ट क्रिएट हुआ जिससे एक फिगर अर्थ में डिसेंड होने लगी, ग्लोइंग इन रेडिएंट लाइट। उमरा की डार्क ऑरा भी अचानक लाइट से ग्लो करने लगी। एंड आई रियलाइज हु इट वाज, सोलारिया। स्काई में एक और छोटा सा रिफ्ट क्रिएट हुआ जिससे एक फिगर अर्थ में डिसेंड होने लगी, ग्लोइंग इन रेडिएंट लाइट। उमरा की डार्क ऑरा भी अचानक लाइट से ग्लो करने लगी। एंड आई रियलाइज्ड हु इट वाज, सोलारिया। उनकी एक हिप्नोटाइजिंग सी गॉडेस लाइक पर्सनैलिटी थी। हम सभी उन्हें देख रहे थे। आसपास के आर्कानम एजेंट्स भी अटैक करने की जगह उन्हीं की तरफ मुड़े हुए थे, एज ए फीवर इन अ ट्रांस। सोलारिया की हर स्टेप में एक अलग ही ग्रेस और पावर थी। शी लुक्ड ग्लोरियस। शॉकिंग बात तो ये है कि उमरा, जिसके आसपास हमेशा डार्कनेस और शैडोज छाए होते हैं, वो भी कुछ एनलाइटेंड सा लग रहा था। अंधेरा चमक रहा था। हाँ, अजीब लग रहा होगा सुनने में, पर ये सच था। उमरा शैडो वाज स्पार्कलिंग। वैसे तो ही हैड नो फेस, जस्ट अ ब्लॉब ऑफ अ शैडो, पर इतना तो क्लियर था कि उमरा की गांड में आग लग चुकी थी। ऑल बिकॉज ऑफ सोलारिया। और तभी हमने सोलारिया की काम और सॉफ्ट आवाज फिर से सुनी। देयाकनम को मेरा प्रणाम। इस संसार को अंधकार के महाराजाओं से सुरक्षित रखने के लिए
आप सबका समर्पण और साहस अत्यंत सराहनीय है। सारा व्हाट? अरे सराहनीय मींस कमेंडेबल। Wasn't Solaria मैम chilling in Earth until recently? उनको ठीक से हिंदी तो सीख लेनी चाहिए थी ना। अबे वो जो बोल रही है वो रियल हिंदी है। What we speak is just a very broken version of it. क्रिश ने मुझे बस एक लुक दिया, कुछ कहा नहीं। फिर सोलारिया ने स्लोली उम्रा की ओर कदम बढ़ाया और कहा, काइलन, अब आपका अंतिम समय प्रारंभ होता है। केलिन एके उम्रा knew he had no chance of survival anymore. After all, सालों पहले सोलारिया ने ही तो ऋषि पर्वता की मदद की थी उम्रा को 4 हिस्सों में बांटने में, और अब तो वो ऑलरेडी इतना वीक था। He was gonna die for sure. मुझे पता था कि हम वॉर जोन में थे, पर उम्रा की वैसी हालत देख के मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरे साइड में खड़े हुए क्रिश और अहान भी स्माइल कर रहे थे। अहान ने कहा, टाइम अप बॉस। उम्रा's roar sounded like a battle horn almost. ऐसा लग रहा था जैसे जंग का ऐलान हो चुका हो। And then before we knew it, a war had begun. फिलहाल बस दी आर्कानम एजेंट सोलारिया का साथ दे रहे थे to kill उम्रा and shut the dimensional crack, क्योंकि हम सबको स्टैंड बाय पे बुलाया गया था। बैटल ग्राउंड के कुछ ही दूर कुछ विचेस ने मिलकर एक इनविजिबल सेफ स्पेस बना लिया, जिससे हम सोलारिया वर्सेस उम्रा के वॉर को विटनेस कर रहे थे। द आर्कानम के कैडेट्स और हिमालयन हाई गैंग के अलावा भी वहाँ कुछ और सुपरनैचुरल्स थे जिन्हें द आर्कानम ने देश विदेश से समन किया था टू बी ऑन स्टैंड बाय जस्ट इन केस। हर जगह से चीखों की आवाज और चलती हुई मिट्टी की बदबू आ रही थी। थैंकफुली द आर्कानम हैड अ लॉट ऑफ हाईटेक गियर्स एंड दे वर सपोर्टिंग सोलारिया वेल। और उन सब के बीच उम्रा की वही चीख, इट साउंडेड लाइक ही वाज इन इमेंस पेन, एज इफ ही वाज बर्निंग। नहीं, जैसे उसकी आत्मा जल रही थी। और फिर विवाद अम्रा, विवाद अम्रा। वो दूर से चलते हुए आ रहे थे, पर मैं एक झटके में समझ गया था कि वो कौन थे। उम्रा वर्शिपर्स, द डार्क कम्यून मेंबर्स। वो अपने लॉर्ड उम्रा का साथ देने के लिए उम्रा के सामने जाकर खड़े हो गए। कुछ अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे थे टू शील्ड उम्रा, और कुछ द आर्कानम एजेंट्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी था, इतना तो श्योर था दैट इवन दे न्यू दैट देयर एंड वाज नियर। सोलारिया के रहते दे स्टूड नो चांस। फिर भी सोलारिया ने हाथ उठाकर हवा में एक साइन सा किया, और फिर आसपास प्रेजेंट सारे सेलेस्टियल बीइंग्स एक साथ जाकर उनके सामने खड़े हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग द कम्यून मेंबर्स। हर तरफ एक्सप्लोजन्स, स्क्रीम्स और क्लैश ऑफ वेपन्स सुनाई दे रहा था। लड़ाई चलती रही और कुछ घंटों बाद, सनसेट के बाद भी हमारे आसपास इतनी लाइट थी, ऐसा लग रहा था मानो दिन ही हो, थैंक्स टू सोलारिया। और फिर फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। सोलारिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से हवा में कुछ एनर्जी बॉल सा क्रिएट करने लगी। धीरे धीरे उनके हाथों में एक ग्लोइंग ऑर्ब सा क्रिएट हो गया, एंड देन शी थ्रू इट इन उम्रा's डायरेक्शन विद फुल फोर्स। उम्रा अपने चेहरे को पकड़कर जोर जोर से चीख रहा था, पर उसे बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। ऑलमोस्ट ऑल डार्क कम्यून मेंबर्स वर डेड और दे वर बिजी फाइटिंग ऑफ द सेलेस्टियल्स। उम्रा के पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ ही वाज मेल्टिंग और इवेपोरेटिंग। सोलारिया ने फिर अपने हाथों में एक और ग्लोइंग एनर्जी और क्रिएट किया और उम्रा की ओर फेंका। उस मोमेंट पर दूर से उम्रा कोई सुपर विलन नहीं, एक मामूली सा शैडो क्रीचर लग रहा था, जो एक एक्सट्रीमली पावरफुल और एनलाइटेंड गॉडेस की रोशनी से पिघल रहा था। अहान, क्रिश, रिया और मैं, हम सब अपने फुल अटेंशन के साथ ये होते हुए देख रहे थे। He deserved every bit of that pain for what he did to my dad, my family, my brother. I was grateful to Solaria for finally avenging my family. Guys, क्या ये सच में हो रहा है? Looks like he is actually dying. तभी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ख्याल आया and I blurted, पर ये इतना आसान कैसे हो सकता है? Are we missing something by any chance? No, you are just worried cause this is too good to be true. सोलारिया के साथ मिलकर this isn't that difficult. रिया ठीक ही तो कह रही थी। सोलारिया जैसी पावर एंटिटी के साथ मिलकर द आर्कानम जैसा सुपर स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल ट्रेन कॉम्बैट एजेंसी एक वीकेंड उम्रा को तो हरा ही सकता था। पर मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे देयर वाज सम कैच समवेयर। मैंने प्रिंसिपल नरेन से जाकर पूछा, सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। कमांडर मैक्स को इस वक्त रीच आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सोचा आपसे ही पूछ लूं। बोलो जे, क्या पूछना चाहते हो? सर, why do I have a feeling that Umra is not being killed? He is actually sacrificing himself. क्या मतलब? मैं समझा नहीं। Why would he sacrifice himself? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। What about Nox? प्रिंसिपल नरेन तब भी मुझे काफी कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे।
Why was no one able to think the way I was? क्या ऐसा हो सकता है कि उमरा नॉक्स को लाने के लिए ये सब कर रहा है? Maybe Nox will finally descend when Umra dies. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब सोलारिया और ऋषि पर्वता ने मिलके अम्ब्रा के सोल को डिवाइड किया था, तब नॉक्स भाग गया था. If Umbra dies, he will forever hide in his own dimension. वो कभी अर्थ में लौट कर नहीं आएगा. Sir, I have a strong feeling कि नॉक्स को लाने के लिए अम्ब्रा खुद को सैक्रिफाइस क्यों करेगा? वो दोनों साथ मिलकर ज्यादा स्ट्रांग हैं. वो तो चाहेंगे ना कि दोनों भाई साथ लड़ें और हमारे पूरे वर्ल्ड में डार्कनेस और शैडोज फैलाएं. पर सर, हो सकता है नॉक्स का आना उमरा के आफ्टर लाइफ में जाने से ही पॉसिबल होगा. मे बी देन नॉक्स कैन यूज हिज सोल्स फुल पावर, क्योंकि अब तक उमरा अर्थ में तो वीकेंड ही है. जे, तुम और तुम्हारी थियरीज. मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही एनिमे शोज देख लिए हैं. आई एम प्रीटी श्योर वी हैव द सिचुएशन अंडर आवर कंट्रोल. अदरवाइज द आर्केनम हमें अलर्ट जरूर करता. तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अम्ब्राज चैप्टर इज फाइनली कमिंग टू एन एंड. और तभी पीछे से क्रिश की आवाज आई. We did it! Holy shit! Umbra, the Shadow Lord, the Nightmare, was finally dead. His body had shattered and was burned to the ground. कुछ बचे हुए डार्क कम्यून मेंबर्स बैटलफील्ड के कोने पे उमरा के एशेस देख रहे थे. उनके फेसेस पे शॉक और दुख था. वो कुछ सेकंड्स तक बस देख ही रहे थे और फिर उन्होंने हमिंग स्टार्ट किया. एक अजीब हॉन्टिंग सी मेलोडी, जैसे कोई शोक गीत हो. ये क्या कर रहे हैं? शिट, ये एक समनिंग हाइम है. वो किसी को बुला रहे हैं. और फिर हमें सुनाई दी एक ब्रांड न्यू रोर. एक ऐसा रोर जो पूरे बैटलफील्ड को हिला दे. जिसका मुझे डर था वही हुआ. नॉक्स डायमेंशन क्रैक से हमारे वर्ल्ड में आ चुका था. बैटलफील्ड, वही बैटलफील्ड जो एक सेकंड पहले तक आवाजों से गूंज रहा था, उस नए आवाज को सुनते ही अचानक एकदम शांत हो गया था. ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी एनर्जी हवा में फैल गई. नॉक्स आ चुका था एंड नो वन न्यू हाउ टू डील विद दैट एग्जैक्टली. अगर उम्रा खौफनाक था तो नॉक्स हम सबका सबसे डेडलीस्ट नाइटमेयर था. वो अपनी पावरफुल प्रेजेंस से सिर्फ अंधेरा नहीं क्रिएट कर रहा था, वो अपनी चारों ओर से आ रही लाइट को सोक कर रहा था. द लाइट अराउंड अस वाज डिमिनिशिंग एंड द डार्कनेस वाज इंक्रीजिंग. उस मोमेंट पर इजिप्ट का वो डेजर्ट किसी एक्सपेंसिव अनरियल पेंटिंग की तरह दिख रहा था. पिच डार्क एट सम पार्ट्स एंड स्पार्कलिंग विद लाइट एट अदर्स. और तब हमने देखा उमरा की बची कुची राख सडनली हवा में उड़ने लगी. वो राख और डार्क कम्यून के गिरे हुए वॉरियर्स की शैडोज धीरे धीरे नॉक्स की तरफ खिंच रही थी. जस्ट लाइक द लाइट अराउंड हिम, ही वाज सोकिंग इट ऑल इन. और जैसे जैसे वो उमरा की एशेस और कम्यून मेंबर्स की शैडोज को इनहेल करता गया, वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी. नॉक्स और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था. एंड देन एन अननेचुरल चिल फिल्ड द एयर. उसी वक्त हम सबको पता चल चुका था, या तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटने वाला था, या फिर इजिप्ट से रिटर्निंग फ्लाइट में बहुत कम लोग होंगे. बिना किसी वार्निंग के नॉक्स ने अपने हाथ उठाए. एक सुनामी जैसी डार्क वेव उसने बैटलफील्ड पर छोड़ दी. एक ही मोमेंट में बहुत सारे आर्कानम एजेंट्स हवा में उड़ गए. किसी के बोन्स क्रैक होने लगे तो किसी की बॉडी पूरी तरह से हवा में मेल्ट होती हुई दिख रही थी. और कुछ तो सिर्फ शैडोज बनकर मिट्टी में समा गए. एक बहुत ही डरावना अंधेरा पूरे बैटलफील्ड पर छा रहा था, जैसे मौत अपने पैर फैला रही हो. और फिर सोलारिया ने हम सबको देखते हुए कहा, आप सब तैयार हो जाओ. नॉक्स का सामना करना आसान नहीं होगा. अगर नॉक्स ने इतने सारे ट्रेन्ड आर्कानम एजेंट्स को एक सेकंड में उड़ा दिया, देन व्हाट चांस डिड वी किड स्टैंड अगेंस्ट हिम? तब क्रिश ने फुसफुसाते हुए बोला, गाइस, मैंने कभी ये बात तुम दोनों के साथ शेयर नहीं की, पर मैं वर्जिन हूँ. We knew already. We know already. क्या तुम दोनों को ऑलरेडी पता था? हाँ बे, it was very obvious. पर तुझे यही मोमेंट मिला था अपनी सेक्स लाइफ डिस्कस करने के लिए. सामने देख, people are dropping dead. इसलिए तो गाइस, I don't want to die a virgin. रिया हमें एक सीरियस लुक देते हुए बोली, तुम लोग कभी भी सीरियस नहीं हो सकते क्या? तभी अचानक कमांडर मैक्स विचेस की बनाई हुई सेफ स्पेस के अंदर आने लगे. Apologies for meeting you all under such circumstances.
Unfortunately, I don't have the time to greet anyone. अब वक्त आ गया है कि सारी स्टैंड बाय टीम्स वॉर जोन में हमारे एजेंट्स को ज्वाइन करें। मीनवाइल वहाँ बैटलफील्ड में नॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही वॉरियर्स ऐसे गिर रहे थे जैसे कि उनकी जान एक सेकंड में पूरी तरह खींच ली हो। So it happened. The safe space seal was broken and we all stepped out to fight. माँ, प्रोफेसर भूमि, राजन सर, धीरज सर और प्रिंसिपल नरेन एक साथ हमारे सामने चल रहे थे। सारे फैकल्टी हेड्स हमें लास्ट मोमेंट सजेशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे, पर अंदर ही अंदर हम सभी को पता था वी वर ऑल गोइंग टू डाई। धीरज सर तनाया और पल्लवी को एक साथ कोई समन स्पेल परफॉर्म करने के लिए कह रहे थे। जिगी एंड क्रिश ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेयरवुल्व्स। आन ने मेरी तरफ शौक से देखा क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्रिश अब सिर्फ एक वैम्पायर नहीं, एक वेयरवुल्फ भी था। ही वॉज अ हाइब्रिड। पर मेरे पास ये सब समझाने का वक्त नहीं था। दूर से मुझे कुछ और स्टैंड बाय ग्रुप्स दिखे जिनमें नील, पिया, समय और भी कुछ आर्कानम के जाने पहचाने फेसेस थे। बट नन ऑफ अस हैड द टाइम फॉर अ मीट एंड ग्रीट, सो वी रैन टुवर्ड्स नॉक्स। शायद हमारे अटैक का सरप्राइज एलिमेंट हमारे फेवर में काम आ जाए। रिया ने अपनी वाटर स्पेल से नॉक्स पर हाई प्रेशर वाटर ब्लेड्स लगाए। आन अपने स्नाइपर से शॉट पे शॉट मारने लगा। क्रिश और जय नॉक्स के पैरों में बाइट करने लगे और मैंने अपने स्पीड का फायदा उठाकर उसके वीक पॉइंट्स को टारगेट किया, लाइक द बैक ऑफ हिज नेक। लेकिन नॉक्स पर इन सब का कुछ असर नहीं हो रहा था। जिगी एंड क्रिश लुक्ड लाइक एंड्स बाइटिंग ऑन दोस जायंट फीट। सोलारिया भी अपनी पूरी शक्ति से नॉक्स से लड़ रही थी, पर उसका हर अटैक नॉक्स सिर्फ एक हाथ उठाकर अब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे वो मजे ले रहा हो। और तब एक सर्कल में कुछ विचेस, इथेरियल्स और सेलेस्टियल्स साथ मिलकर एक चांट कर रहे थे। We protect the Surgite! We protect the Surgite! We protect the Surgite! एक डिवाइन सी ग्लो बैटलफील्ड पर छा गई और तभी मैंने उसे देखा। वीर, वो हमारी तरह एक सॉलिड फॉर्म में नहीं था। वो द आर्कानम के होलोग्राम्स की तरह दिख रहा था। He was there with us, but we could not touch him. और उसके साथ कोई और भी था, पता नहीं कौन। उस हेजी से होलोग्राफ जैसी फिगर को एक सेकंड में पहचानना was impossible. मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, पर फिर भी वो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। पापा, क्या आप सच में मेरे पापा हो? मेरा बेटा, you look good, just like me, handsome. He was right. I looked just like him. माँ और प्रोफेसर भूमि भी फाइटिंग छोड़कर पापा के ऑरा के सामने आके खड़े हो गए। माँ was crying और मेरी आंखें, नाक सब बह रहे थे। How could I control myself from weeping like a child? मैं अपने पापा से पहली बार मिला था। मेरे अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था। और वीर, मेरा भाई जैसा दोस्त जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, Am I already dead or is this happening? तभी रिया ने मुझे एक्सप्लेन किया। Qui protecti surgiti, मतलब those who once protected us rise again. प्रोटेक्टर सोल्स की पावर आफ्टर लाइफ में जाकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एज अ गिफ्ट टू देयर सैक्रिफाइस। इसीलिए धीरज सर ने हमारे बिगेस्ट प्रोटेक्टर्स को आफ्टर लाइफ से समन करने का सोचा। तभी वीर ने कहा, क्या सोचा? तुम सबको हम अकेला छोड़ देंगे? मैंने वीर के ऑरा को हक किया और फिर झट से पापा के पास गया। भाड़ में गया नॉक्स और भाड़ में गई दुनिया। मुझे तो बस मेरे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना था। तभी मेरे पापा ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, और स्ट्रांग भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। क्या पापा? तू कितना भी बड़ा हो जाए, तेरे पापा का एक पंच हमेशा तेरे से ज्यादा दमदार होगा। ये कहते ही पापा एक सेकंड के लिए वैनिश हो गए और फिर वो दिखे नॉक्स के सर के पीछे, लैंडिंग अ पावरफुल पंच दैट shook नॉक्स फॉर अ सेकंड। वाओ, हमारी बुलेट्स, वाटर स्पेल्स, वेयरवुल्फ बाइट से वो मुश्तंडा हिला भी नहीं था और तेरे डैड के एक पंच ने उसे शेक कर दिया। माय डैड्स अ सुपर हीरो। पापा की स्पीड मुझसे और वीर से भी बहुत फास्ट थी। उन्होंने एक शैडो की तरह नॉक्स के अटैक्स को अवॉइड किया और फिर अपनी फैंग से उसके शोल्डर पर एक डीप बाइट मार दी। मैं भी फुल स्पीड में गया और एक क्लीन किक उसके टॉर्सो पर मारी। नॉक्स पीछे हटा, पर सिर्फ एक सेकंड के लिए। रिया ने अपनी वाटर मैजिक से एक मैसिव वेव समन की जो नॉक्स पर क्रैश हुई, पर वो बस एक कदम पीछे हटा। Your dad is strong, but how will we ever win against this monster? आर्कानम एजेंट्स भी फुल फोर्स में लगे हुए थे। सोलारिया की लाइट डिम होती जा रही थी, पर वो बिना हार माने नॉक्स के अंधेरे से लड़ती जा रही थी। और तभी मुझे अचानक एक आइडिया आया और मैं भागा। मुझे देखकर रिया भी मेरे पीछे आने लगी। मैं वॉर जोन के एक खाली कोने में गया और मैंने चिराग को फोन लगाया। अपना नर्ड कभी तो काम आए। रिया लुक्ड एट मी कंफ्यूज्ड। जे,
चिराग सुन, तू अभी के अभी लूना लाउंज पहुंच और सारे बुक्स पढ़ डाल। 1 मिनट में मुझे कॉल बैक करके बता कि उम्रा के बड़े भाई नॉक्स को कैसे हराया जा सकता है। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस? ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। आई हैड रेड द बुक द किंग्स ऑफ डायमेंशन। अभी ये सब का टाइम नहीं है, जल्दी पॉइंट पर आ। आसपास के वॉर साउंड्स की वजह से मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने फोन स्पीकर पे डाली और अपने कान पर चिपका दिया। There's a prophecy. Only one who has walked in light and shadow, who once gave all to save two, must surrender again to fate's call, for only his end can bring Nox's fall. कोई जो लाइट और डार्कनेस दोनों में रहता है, जिसने 2 लोगों के लिए एक बार खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, उसे फिर से सरेंडर करना होगा। Only his end can bring Nox's fall. हेलो। मुझे समझ में आ गया था, वो प्रोफेसी वो मेरे बारे में नहीं थी, वो मेरे डैड के बारे में थी। There's a prophecy. Only one who has walked in light and shadow, who once gave all to save two, must surrender again to fate's call, for only his end can bring Nox's fall. कोई जो लाइट और डार्कनेस दोनों में रहता है, जिसने 2 लोगों के लिए एक बार खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, उसे फिर से सरेंडर करना होगा। Only his end can bring Nox's fall. हेलो। ओह माय गॉड। मुझे समझ में आ गया था, वो प्रोफेसी वो मेरे बारे में नहीं थी, वो मेरे डैड के बारे में थी। और तभी अचानक से पापा की आवाज आई। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। मुझे ये करना होगा बेटा। नहीं पापा, आप अभी आए हो, आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा। पापा के चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उन्होंने पहले से ये फैसला ले लिया हो, एज इफ दिस वाज हिज लाइफ्स पर्पस ऑल अलोंग एंड हिज आफ्टर लाइफ्स पर्पस टू। वहाँ पीछे नॉक्स अभी भी अपनी डार्कनेस से आसपास की रोशनी को खींचता जा रहा था। सोलारिया भी अपनी लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी यूज कर रही थी, लेकिन नॉक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। जितना सब उस पर अटैक कर रहे थे, समहाउ उतना ही वो पावरफुल होते जा रहा था। अब हम इसे हरा नहीं सकेंगे। अम्बरा ने अपने आप को इसलिए बलिदान किया ताकि मरने के बाद परलोक में उसकी आत्मा पूरी हो जाए और नॉक्स उससे भी अपनी शक्ति खींच सके। इसका मतलब मैं सही कह रहा था, उम्रा यहाँ जानबूझकर मरने आया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता या करता, मेरे पापा नॉक्स के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। उनका होलोग्राफ जैसे फिगर हवा में अचानक चमकने लगा, जैसे उनके चारों तरफ कोई डिवाइन ग्लो हो। माँ और प्रोफेसर भूमि दोनों भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें पता चल चुका था, नॉक्स की पावर उसकी एग्जिस्टेंस से जुड़ी है। उसका अंधेरा तब तक रहेगा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। प्रोफेसी के हिसाब से किसी को 2 बार खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, और वो मैं ही हूँ। नॉक्स तभी जाएगा जब मैं। नहीं पापा, आप ऑलरेडी एक बार अपनी जान दे चुके हो। हम और एक बार नहीं देख सकते आपको जाते हुए। आज आपने अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर दिया, तो हम कभी आपसे आफ्टर लाइफ में नहीं मिल पाएंगे। यू विल सीज टू एग्जिस्ट पापा, प्लीज डोंट डू दिस। तभी माँ ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, लेकिन बेटा, कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हमारी बस में नहीं होता। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने हाथों से मेरे चीक्स सहलाए और मेरे टीयर्स पोंछे। मुझे पता था शी वॉज डाइंग इनसाइड, पर मेरे लिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग रख रही थी। मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। आई डिडंट वांट डैड टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर अस वंस अगेन, पर मुझे ये भी पता था कि और कोई रास्ता नहीं था। सोलारिया ने भी अपनी लाइट पापा को ट्रांसफर कर दी, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने लगे। ही वॉज लुकिंग लाइक अ वैम्पायर वॉरलॉर्ड एंड देन ही अटैक्ड नॉक्स विद फुल फोर्स। तभी अचानक नॉक्स जोर जोर से चीखने लगा। पापा के हर अटैक के बाद नॉक्स थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगा, पर पापा का सोल भी क्रम्बल हो रहा था। उन्होंने एक इशारा किया एंड ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस टू जॉइन द अटैक व्हाइल लीडिंग इट एंड फाइनली ही किल्ड नॉक्स। पापा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक पेल वाइट लाइट उनकी बॉडी से रेडिएट होने लगी। वो धीरे धीरे हवा में उठ रहे थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जे, और तुम्हारी मॉम के साथ भी। पापा की सोल इवेपोरेट होने लगी। एक आखिरी बार उन्होंने माँ की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उनका चेहरा शांत था, एक स्माइल के साथ, जैसे वो जानते थे कि ये उनका फाइनल गुड बाय था। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई वॉज एवर गोइंग टू मीट माई डैड। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, पापा पता है मैं 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम क्रिकेट टीम का कैप्टन बना था और मैंने एक बार गोलगप्पे चैलेंज में 100 गोलगप्पे खा लिए थे।
मैं आपसे कभी प्रॉपरली मिल भी नहीं पाया पापा, पर रोज आपकी फोटो से बात करता हूँ। सेकेंड स्टैंडर्ड तक मैं बहुत चुप रहता था, पर फिर मुझे स्पोर्ट्स की वजह से स्कूल जाने से भी प्यार हो गया। पापा आपको पता है मैं स्कूल में सबसे फास्ट रनर था। मैंने एक बार स्पोर्ट्स डे पे 100 मीटर्स और 200 मीटर्स दोनों रेस जीत ली थी। मेरी एवीएस बहुत अच्छी है पापा, और मुझे हॉरर मूवीज देखना पसंद है, पर मैं किसी को बताता नहीं कि सीक्रेटली उनसे थोड़ा डरता भी हूँ। इवन आफ्टर बिकमिंग अ वैम्पायर। माँ ने बताया था कि आपको सुपर हीरो कॉमिक्स अच्छे लगते थे, मुझे भी, बट आई लव मार्वल मोर देन डीसी। होप दैट्स ओके विथ यू। और मैं जब भी किसी इंपॉर्टेंट मैच या एग्जाम के पहले नर्वस होता हूँ ना, तो माँ मुझे प्रे करने के लिए कहती है, पर सच बोलूँ तो मैं बस आपसे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं दिल से आपसे बात करूँगा तो आप कहीं ना कहीं सुन लेंगे। माँ भी आपको बहुत मिस करती है। पापा आप टेंशन मत लो, मैं उनका हमेशा ध्यान रखूँगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपके बिना सब कुछ संभाला है उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि मैं आप जैसा बनूँ, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, एक प्रोटेक्टर। मैं चाहता हूँ कि एक दिन जब कोई मेरे बारे में बात करे तो बोले कि जय अपने पापा की तरह है। हिमालयन हाई में आने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। मेरे 18th बर्थडे को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मेरे फ्रेंड्स आहान, क्रिश और रिया, और वो आपके बगल में वीर है ना, मेरा बड़ा भाई, आपके बारे में मैंने इन सबसे बहुत बात की है। और पापा आपको पता है, जब मैं छोटा था ना तो मुझे लगता था कि आप मुझे साइकिल सिखाने ज़रूर आएंगे, लेकिन मैंने अकेले ही सीख ली। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक जब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं से मुझे गाइड कर रहे हो। आप जा रहे हो पर मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूँगा। आई प्रॉमिस यू, आई विल मेक यू प्राउड पापा, हमेशा। माँ ने मुझे जोर से पकड़ रखा था और हम दोनों रो रहे थे। I am proud of you, बेटा। I love you. और फिर वो चले गए, हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ और आफ्टर लाइफ दोनों से। He gave up his soul for the greater good of humanity. मेरे पापा सच में एक सुपर हीरो थे और हमेशा रहेंगे। जैसे ही पापा का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, वैसे ही नॉक्स की बॉडी सडनली हिलने लगी, उसकी डार्कनेस डिसॉल्व होने लगी। वो चीखने लगा जैसे वो समझ गया हो कि अब उसका भी एंड आ चुका है। वही नॉक्स जिसे कुछ देर पहले तक हम पावरफुल सुपरनैचुरल्स हिला भी नहीं पा रहे थे, जिसने एक झटके में इतने सारे आर्कानम एजेंट्स को खत्म कर दिया था, वो मेरे डैड की सैक्रिफाइस की वजह से धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका अंधेरा लाइट में बदलने लगा, जैसे वो पूरी तरह मेल्ट हो रहा हो, और 1 मिनट के अंदर वो खत्म हो गया। मेरे डैड की सोल भी कंप्लीटली जा चुकी थी। मैं पीछे मुड़ा तो आई सॉ समथिंग बिटर स्वीट, और मैं फिर से रोने लगा। सोलारिया ने माँ और मेरी तरफ देखते हुए अपना सर झुकाया, एज इफ शी वाज बाउइंग डाउन टू थैंक माय डैड। उनको देखकर कमांडर मैक्स, बाकी आर्कानम एजेंट्स, प्रिंसिपल नरेन और वहाँ प्रेजेंट सारे सुपरनैचुरल्स सब ने अपना सर झुका लिया। माँ और मैं कुछ देर तक रोते ही रहे। फिर तनाया ने अपनी ब्रिजिंग टूल निकाल ली और वीर भी डिसअपियर होने लगा। जाने से पहले उसने कहा, चलता हूँ ब्रो, होपफुली नेक्स्ट टाइम हम किसी बैटलफील्ड में नहीं मिलेंगे। लव यू ब्रो। और फिर एक ही पल में सारा केओस खत्म हो गया। हर जगह शांति सी छा गई। कुछ ही देर में सारे विचेस और सेलेस्टियल्स अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बैटलफील्ड के इंजर्ड आर्कानम एजेंट्स को हील करने लगे। तभी कमांडर मैक्स के कम्युनिकेटर पर एक कॉल आया। ये तो आर्केनम यूएस हेडक्वार्टर से कॉल है। सर, हम कंफर्म कर रहे हैं, न सिर्फ कायरो के डायमेंशन क्रैक बंद हो चुके हैं, बल्कि दुनिया के सभी क्रैक्स ऑटोमेटिकली सील हो गए हैं। नॉक्स के एंड के साथ सब कुछ वापस बैलेंस में आ गया है। मैं तब भी बैटलफील्ड के बीच में खड़ा था। मेरे आसपास लोग जीत की खुशी मना रहे थे। कुछ लोग अपने दोस्तों को हील कर रहे थे और कुछ सिर्फ शॉक में खड़े थे। पर मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता था। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। थैंक यू पापा। नॉक्स हो गए 5 साल हो चुके थे और तब से अर्थ में कोई नया डायमेंशनल क्रैक नहीं मिला था। लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल, वेल मोस्टली। अलास्का में ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग नॉर्वे में आई थी और क्रिश की क्रोएशिया में। उमरा या नॉक्स जैसे सुपर विलेंस तो नहीं, पर हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड में बहुत सारे छोटे मोटे विलेंस अपीयर होते ही रहते थे एवरी नाउ एंड देन, और मुझे उनके साथ फाइट करने में बहुत मजा आता था। गेस व्हाट, मुझे द आर्कानम से बेस्ट न्यू रिक्रूट का अवार्ड भी मिला था। लॉन्ग डिस्टेंस वाज हार्ड, पर रिया जैसी लड़की के लिए तो मैं इंटर यूनिवर्स रिलेशनशिप रखने के लिए भी तैयार हूँ। इंटर कॉन्टिनेंट क्या चीज है। बाय द वे, पल्लवी और रिया मिलकर एक सीक्रेट हीलिंग कम्युनिटी चला रहे हैं। वो अंडर 18 कैंसर पेशेंट्स को अपनी मैजिक से हील कर रहे हैं। आहान ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। आफ्टर ऑल हमारे देश को भी तो सुपर हीरोज की जरूरत है।
पर हाँ, अब भी उसकी पीजेज मारने की आदत नहीं छूटी है। जिगी ने सदर्न अमेरिका में एक वुल्फ पैक ज्वाइन कर लिया है। ही वांटेड टू एक्सपीरियंस द लाइकन वे ऑफ लाइफ। तनाया अब सीआईडी के क्राइम ब्रांच के साथ काम करती है। शी मेट विक्टिम्स इन द आफ्टरलाइफ टू रिवील द ट्रूथ अबाउट क्रिमिनल्स। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि नर्डी चिराग हिमालयन हाई का नया लाइब्रेरियन है। विच कम्युनिटी की अब भी कोई फैकल्टी हेड नहीं है। प्रिंसिपल नरेन डिडंट वांट टू टेक एनी चांस पोस्ट द माया मैम फियास्को। पर आई हैड अ फीलिंग कि एक दिन पल्लवी या रिया में से कोई एक वहां की नई हेड बनेगी। टॉकिंग अबाउट रिया, मैं उससे मिलने ऑल द वे नॉर्वे से दार्जिलिंग आया था। अ स्पेशल डे कॉल्ड फॉर अ स्पेशल ओकेजन, राइट? यस, यू आर राइट। मैं उसे फाइनली प्रपोज करने वाला था, ठीक वहीं फॉरेस्ट में, उसी लेक के किनारे। Ahan और Paroma, who were back together by the way, had already arranged the setup for me. Picnic mat, fairy lights, wine shine, the whole shebang. क्रिश भी अपनी इटालियन गर्लफ्रेंड बियांका के साथ लोकेशन पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही मैं अपनी पोजीशन लेने ही वाला था। आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू गेट ऑन माई नीज एंड फिर मुझे वो दिखी, पूरे 1 साल बाद, उसी ब्लू ड्रेस में जो मैंने उसे कुछ दिनों पहले गिफ्ट की थी। शी लुक लाइक एन एंजल। एक रोमांटिक मूवी के हीरो की तरह मैं अपनी हीरोइन की एंट्री स्लो मो में एंजॉय कर रहा था कि वो भागकर मेरे सामने अपने नीज पर बैठ गई एंड शी आस्क्ड, सो मिस्टर जयेश अरोरा, विल यू मैरी मी? इसका नाम जयेश है? हाँ, व्हाट एन अंकल टाइप नेम, राइट? मैंने उन नमूनों को इग्नोर किया और कहा, यस यस रिया, आई विल मैरी यू। हेट यू फॉर स्टीलिंग माय थंडर बाय द वे।